हम लोग क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल? सर सर आज हमें मनी न्यू इकोनॉमिक्स का डिस्कस करोगे सर, मनी एंड क्रेडिट स्टार्ट करना सर, था। इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करना सर। हेलो सर मेरा रजिस्टर फिनिश हो गया है, कुछ जो नोट्स के लिए मैंने और डीबीपीज नोट करने के लिए बनाया था। अच्छा अच्छा, तो बताओ आगे मुझे कुछ करना है उसमें? हेलो। नो सर, मतलब बता रहा था बस सर। ओके ओके, सर स्विच ऑन योर कैमरा फर्स्ट ऑफ ऑल। सर बोलो। सर आपने वो क्वेश्चन देखा था जो मैंने आपको जीमेल करा था? कौन सा? सर वो अच्छा तैमूर अच्छा, वाला। तैमूर वाला, उसका ऑप्शन ए मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए, एक बार देख लेना, ठीक है? यस सर, मुझे भी वही आई लग थिंक, रहा था। हाँ मैंने आई थिंक रिवर्ट भी किया है आपको, है ना? तो चलिए स्विच ऑन करिए कैमरा सभी बच्चे। ओके, आर्यन त्यागी, डेड, आदित्य वर्मा, ये कौन बच्चा है? वैभव कहते हैं, फिर विशाल झा, यश गुप्ता, मानस मिश्रा। स्विच ऑन योर कैमरा। सर आज नेशनलिज्म इंडिया का क्वेश्चन आयर होगा, पहले आधा घंटा आपने बोला था पूछोगे, जो अच्छा लोग नहीं हाँ, आए। आप लोग सभी लोग पढ़ के आए हैं? यस सर। देखो लविश बलियान चले गए, सर जैसे लास्ट ही क्लास का कुछ रिवाइज कर लिया था। नवीन राठौर, ओके, अब देखो एक एक बच्चे सर करके एक आएंगे। डाउट है। हाँ भव्य भाटिया, भव्य आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, आप पढ़ के आए हो भव्य? यस सर। ओके, तो चलिए ठीक है। उदय शर्मा, आपने कुछ पूछा था कि आपको कुछ डाउट है? यस सर। हाँ बताइए क्या डाउट है? तो स्टैट्यूटरी कमीशन क्या होता है सर? जो पार्लियामेंट बाय लॉ कमीशन बनाई गई है वो स्टैट्यूटरी कमीशन है। पार्लियामेंट से पास करके बाय लॉ एक जो कमीशन बनी वो स्टैट्यूटरी कमीशन है, ठीक है? सर हाँ सर जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब गांधी जी वो ब्रिटिशर्स के सामने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए मांग की थी दलित्स के लिए, तो सर गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा था कि वो उसके अगेंस्ट है? मतलब इससे हमारा इकोनॉमिक, क्योंकि सोसाइटी इंटीग्रेशन उससे हाफ हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा इंडियन सोसाइटी में, सोसाइटी की जैसे इंटीग्रिटी मुस्लिम कम हो लीग जैसे हो जाएगी। रखा है। देखो ये गांधी जी ने इसलिए ऐसा कहा कि जो है कि ब्रिटिशर्स का मेन मोटो था कि डिवाइड एंड रूल, ओके? और इंडिया में आपको मैंने बताया है देयर इज रिलीजन इन हिंदू रिलीजन पर्टिकुलरली, ठीक है? हिंदू रिलीजन में भी अंदर एक रिलीजन है, ओके? तो देयर इज अ डीप डिवीजन इन इंडियन इन हिंदू सोसाइटी, ओके? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर दलित्स। तो इस तरीके से इस डिस्क्रिमिनेशन को वो रिकॉग्नाइज करना चाहते थे, और भीमराव अंबेडकर जानते थे कि दैट उन अगर वो इस हिंदू सोसाइटी का पार्ट रहेंगे तो ऑब्वियसली जैसे उनको जितनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं और भी लोगों को झेलनी पड़ेंगी। अब वो एडुकेटेड थे फिर भी उनको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी अपने लाइफ में, ठीक है? बिकॉज ही वॉज अ दलित, ओके? तो इस तरीके से उनको ऐसा लगता था, देन ही वांट दैट ओके जब हमारी स्थिति यहाँ पे अच्छी नहीं होगी तो लेट्स हैव अ सेपरेट इलेक्टोरेट, ओके? जहाँ पे हमारे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और हमें क्या करेंगे, हमारे अपने अपलिफ्टमेंट के लिए सोचेंगे। किस तरह के अपलिफ्टमेंट? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सारा कुछ, है ना? और डाउट किसी का? सर आज एग्रीकल्चर चैप्टर चालू करा दो। एग्रीकल्चर, ओके, एग्रीकल्चर भी है। तो पहले हम लोग मनी एंड क्रेडिट करेंगे, फिर एग्रीकल्चर पे आ जाएंगे, ठीक है? जैसे मनी एंड क्रेडिट कंप्लीट होगा वी विल मूव टू एग्रीकल्चर। सो आई थिंक दैट प्रीवियस क्लास में किसी ने कह दिया था सर एग्रीकल्चर, तो 2-4 बच्चों ने, 5 बच्चों ने कहा था, तब जाके एग्रीकल्चर फाइनल हुआ और आज मैं उसकी ही क्लास लूंगा, ठीक है? तो इट इज प्री डिसाइडेड, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट चेंज राइट नाउ एट द मोमेंट। चलो आप लोग सभी लोग नेशनलिज्म अच्छे से पढ़ चुके हैं सभी बच्चे? किसी को Yes, कोई sir. डाउट है? डीपीपी से रिलेटेड कोई डाउट या कुछ और?
थोड़ा सा लास्ट वाला जो पार्ट है ना उसका क्विक रिवीजन दे दो, जो बिल्कुल एकदम लास्ट में कंक्लूजन और उसके क्या कहते हैं जो फोर्थ सेक्शन है चैप्टर का लास्ट सेक्शन। The sense of collective belongingness. यस सर, उसका एक क्विक समरी दे दो। Quick summary. Okay, who will give the quick summary? Can anyone have that kind of knowledge? Who can give a quick revision of sense of collective belongingness? अरे कोई तो बच्चा होगा इसमें जो पढ़ के आया है, फटाफट बता दे। सर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग मतलब जैसे कि नेशनलिज्म इन यूरोप था, उसमें रोमांटिसिज्म और मतलब जो वहाँ के फिलोसोफर्स थे वो ये चाहते थे कि सबको यूनाइट करना है, तो हमें उनको कॉमन लैंग्वेज से पास्ट याद दिलाना है और उनके कॉमननेस को याद दिलाना है। ठीक है, और यस सर। और सर जैसे सॉन्ग, फोक सॉन्ग्स और एक मतलब कि नेशनल फ्लैग होना चाहिए और नेशनल सॉन्ग होना चाहिए, तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसे स्टार्ट किया था। अच्छा, और ठीक है आर्यन, गुड अटेम्प्ट। और कोई बच्चा? सर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में सबसे पहले बताते हैं कि जो नेशनलिज्म है इंडिया में वो कैसे स्प्रेड हुआ, फॉकलोर के थ्रू, फोक सॉन्ग के थ्रू। मतलब डिफरेंट जो पीपल्स हैं इंडिया ने, उन्होंने एक मतलब कलेक्टिव सोचने लगे कि हम सब एक नेशन के पार्ट हैं और हमें ब्रिटिशर से उसके खिलाफ लड़ना है। तो सर उसके बाद सबसे पहले भारत माता की इमेज की क्रिएट की बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। सर उन्होंने एक नॉवल लिखी थी आनंद मठ, उसमें जिन्होंने वो हिम्स क्रिएट किए, वंदे मातरम उसमें इंक्लूडेड था। और सर उसके बाद अवनींद्र नाथ टैगोर ने पेंटिंग बनाई भारत माता की। सर भारत माता एज एक इमेज की तरह रिलेट करना था कि मतलब एक नेशन की, अगर इंडिया की जो एक इमेज है जिससे नेशनलिस्ट हैं वो रिलेट कर सकें कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं, तो इसलिए एक आइडेंटिटी के लिए उन्होंने नेशन भारत माता की इमेज को चूज़ किया। उसके बाद सर रविंद्रनाथ टैगोर में बंगाल में मतलब बहुत सारे नर्सरी राइम्स, बैलाड्स और डिफरेंट टाइप ऑफ फॉकलोर्स, जो फॉक टेल्स इंडिया में है, वो स्टोरीज कलेक्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से मतलब जो उस कलेक्शन को अगर हम मतलब नेशनलिस्ट मूवमेंट, नेशनलिस्ट लोग ने भी उसको कलेक्ट किया, जिसकी वजह से पूरे नेशन में जो चिल्ड्रंस को भी और इन्फ्लुएंस हो आइडिया नेशनलिज्म का। सर उसके बाद नेशनल फ्लैग का उसमें आया, बंगाल के टाइम पार्टीशन, रेड ग्रीन येलो फ्लैग बनाया नेशनलिस्ट ने, जिसमें 8 लोटस पेटल्स बीच सेंटर था, जो रिप्रेजेंट करता था 8 प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। सर उसके बाद गांधी जी ने 1921 में नेशनल फ्लैग बनाया इंडिया का, रेड ग्रीन वाइट, जिसमें एक चरखा बीच में था जो सेल्फ हेल्प को, गांधीयन जो फिलॉसफी थी सेल्फ हेल्प, उसको रिप्रेजेंट करता था। उसके बाद री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, मतलब इंडियंस को बताया गया कि हम पास्ट में हमारी कितनी ग्लोरियस अचीवमेंट थी, उसके बाद भी ये ब्रिटिशर्स हम पे ये हमको प्रिमिटिव समझते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं, हमारी पास्ट में भी बहुत अच्छी ग्लोरियस अचीवमेंट है, हमारी एक अलग हिस्ट्री है। सर उसकी वजह से मतलब जो नेशनलिस्ट हैं उसमें एक फीलिंग जागरूक हो कि इंडिया शुरू से प्रिमिटिव नहीं है, हम आगे कुछ कर सकते हैं। लगभग इन्होंने सही ही बोला है। ठीक है, कुछ एक पॉइंट छोड़ दिया इन्होंने, जैसे कि आप साउथ आपका नटेशा शास्त्री वाला पॉइंट। सर नटेशा शास्त्री, द फॉकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, उन्होंने बुक लिखी है। उन्होंने ये भी कहा था कि फॉकलोर्स एक ट्रस्टवर्दी थिंग्स है इंडिया वो नेशनल हेरिटेज की, है ना। तो ये है, तो ओवरऑल सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस मींस कलेक्टिवली, अब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो डाइवर्सिटी उस समय भी ज़्यादा थी, तो लोगों के अंदर एक कलेक्टिवनेस हो और साथ में मिलकर क्या करें, लड़ें। तो साथ में अब डाइवर्सिटी है, कलेक्टिवनेस लाए कहाँ से, तो डिफरेंट वेज अपनाए गए। उनमें से एक था आपका थ्रू द पेंटिंग ऑफ भारत माता, इमेज ऑफ भारत माता। फिर उसके बाद फोकलोर, फोक सॉन्ग्स, है ना, डांसेस वगैरह जो भी हैं उसमें, वो सारे रविंद्रनाथ टैगोर, फिर नटेशा शास्त्री उसको देखते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट था आपका नेशनल फ्लैग, कि हमारा एक फ्लैग होना चाहिए जिससे हमारी एक आइडेंटिटी बनी रहे, तो 2 नेशनल फ्लैग्स के जरिए फिर लोगों के अंदर ये फीलिंग डालना। फिर उसके बाद अपना एक कॉमन ग्लोरियस हिस्ट्री भी है, पास्ट में एक रिच हिस्ट्री भी है,
उसको देखते हुए। तो these are some ways through which the nationalists try to build up a feeling of confidence against Britishers, ठीक है। और डाइवर्सिटी को ये बता देना कि that you all are the part of the same nation and you will have to fight unitedly in order to get independence। सर मेरा एक डाउट है। हाँ, पहले जो बताया, जो मैंने ये बताया वो सभी को क्लियर है, सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। ठीक है, अब डाउट बच्चे? हाँ पीयूष। सर जो भारत माता की इमेज क्रिएट हुई थी और ड्रॉ हुई थी उसमें डिफरेंस क्या हुआ सर? क्रिएट मतलब क्या हुआ? मतलब उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया था, इमेज बना दिया, ठीक है। पेंटिंग एक एस्थेटिक फिगर दे के, काम, डिवाइन, स्पिरिचुअल, ये अभिनंदन टैगोर ने किया था, ठीक है। यू कैन गूगल इट आउट, यू कैन फाइंड किस तरीके से सर डिफरेंस। मुझे समझ में नहीं आया कि क्रिएट का मतलब क्या हुआ। क्रिएट का मतलब इमेज बनाना, इमेज में फिर पेंटिंग बनाना, दो डिफरेंसेस चीजें है ना। क्रिएट किया मैंने, ठीक है, मैंने पेंटिंग नहीं बनाई, मैंने उनको एस्थेटिक नहीं दिखाया, एस्थेटिक फिगर नहीं दिया उनको, समझ बेसिक डिस्क्रिप्शन दे दिया उसका। हाँ ओके सर। इमेज, पहले इमेज उन्होंने बनाई। चलिए ठीक है, आप अच्छा और किसी को कोई डाउट है? सर पार्टीशन ऑफ बंगाल क्लियर नहीं है अभी। पार्टीशन ऑफ बंगाल आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट उसी के लिए चला था कि जो पार्टीशन हुआ है, लॉर्ड कर्जन ने किया है बिटवीन ईस्ट और वेस्ट में, ओवरऑल बंगाल को जो डिवाइड कर दिया बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, उसको क्या किया जाए, उसको कर दिया था। और उसको फिर उसी को एक करने के लिए, यूनाइट करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था। सक्सेसफुल हुआ था वो सर? हाँ सर महात्मा गांधी तो तब तक थे ही नहीं इंडिया में। तो महात्मा गांधी का नाम यहाँ पे लिखा भी नहीं गया है ना, महात्मा गांधी नहीं तो वो तो आते हैं 1900, कब आते हैं? 1915 9th of January 1915 को आते हैं। और किसी का कोई डाउट है? यस सर। सर एक हाँ, क्वेश्चन है, व्हाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट? Okay, why growth of nationalism in colonies? यस फिर सर। से रिपीट करो एक बार। सर व्हाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट? Okay, so obviously it will be linked to the anti-colonial movement because nationalism, ठीक है, in different colonies was to identify their own nation, ठीक है, was to make that particular colony a nation, and that colony were ruled by different European countries, ठीक है। तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट होगा ही बिकॉज नेशनलिस्ट का मेन एजेंडा क्या है, टू मेक दैट टेरिटरी, ठीक है, अ नेशन, ठीक है। और उसमें उनको सोवरेनिटी चाहिए, ठीक है, डेमोक्रेटिक चाहिए, रिपब्लिक चाहिए, ठीक है, सेक्युलर चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो सोवरेन आ गई। तो टू मेक सोवरेन उनको क्या करना होगा, एंटी इंपीरियल फोर्सेस को थ्रो आउट करना होगा फ्रॉम दैट कंट्री, ठीक है। तो वी कैन से दैट यस इट वाज अ काइंड ऑफ एंटी इंपीरियल मूवमेंट और एंटी कॉलोनी मूवमेंट, ठीक है। बिकॉज इफ colonial people are ruling in that particular territory, the nationalist, अब नाम से ही नेशनलिस्ट नेशन के लिए है ना। और आपने जो पढ़ा है अभी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो वहाँ पे तो नेशन स्टेट इसी तरीके से क्रिएट हुए थे, ठीक है। हालांकि वहाँ पे एम्पायर की बात थी, मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर्स वगैरह थे इस तरीके से। वहाँ पे कॉलोनीज तो मोर और लेस नहीं थी उतनी ज़्यादा, हालांकि उसमें नेपोलियन वाले केस में आ जाएगा फिर भी, ठीक है। बट देखो समहाउ सब एक एक करके नेशन बनते चले गए। तो इसी तरीके से जब एशिया में आए, एशिया में अगर आप देखते हो तो वहाँ एशिया अफ्रीका में, तो वहाँ पे भी लोगों के मन में यही भावना आती है, ठीक है, कि हमारा भी अपना एक टेरिटरी है, व्हाट यू पीपल आर डूइंग ओवर हियर। अब वो केस चाहे इंडिया का ले लो, चाहे वो वियतनाम का ले लो। वियतनाम के भी केस में आपने ये देखा कि किस तरीके से फ्रेंच पीपल को हटाना चाह रहे थे। इंडिया में देखा आपने किस तरीके से वो ब्रिटिशर्स को हटाना चाह रहे थे। सर टेरिटरी और कॉलोनी में कोई डिफरेंस होता है? टेरिटरी और कॉलोनी में, टेरिटरी मतलब, कॉलोनी मतलब किसी कंट्री ने किसी दूसरे टेरिटरी को अपने अंडर में ले लिया है, तो उसको उन्होंने कॉलोनी बना दी कि हमारी कॉलोनी है, ये टेरिटरी हमारी कॉलोनी है। सर तो उसको टेरिटरी क्यों नहीं बोला? और सर इस प्रोसेस को कॉलोनियलाइजेशन कहते हैं। कैसे तुम्हें पता लगेगा कि कॉलोनी है या टेरिटरी है? दिस इज माई टेरिटरी, इसको ऐसे ना कह कि कॉलोनी बोल दो, दिस इज माई कॉलोनी।
है ना। अब आपने जो आपकी बालकनी है या ओवरऑल जो आपका घर है, रूम है, ठीक है, वो थोड़ी कहोगे कि दिस इज माई स्पेस। आप कहते हैं ना जनरली दिस इज माई रूम, दिस इज माई बालकनी, है ना। मोर और लेस यू आर सेइंग सेम थिंग, बट वी यूज डिफरेंट वर्ड्स, है ना, ताकि और अच्छे समझ में आए। ताकि सुनने में अच्छा लगे। हाँ, एनी अदर डाउट? सर एक चीज पूछनी थी। हाँ आदित्य बोलो। सर कैमरा तो स्विच ऑन सर करो। डांडी मार्च सर मेरे में है नहीं सर। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं सर, लैपटॉप में वो नहीं है सर। अच्छा ठीक है, बोलो क्या कह रहे थे। सर इसमें डांडी मार्च में सर एक लाइन लिख रखी है कि जो वुमेन्स ने ज्वाइन करा था उसमें मोस्ट वुमेन या तो अर्बन एरियाज में हाई कास्ट फैमिली से थी या फिर रूरल एरियाज में रिच हाउस होल्ड से थी। तो सर पुअर वुमेन्स ने ज्वाइन नहीं करा? नहीं नहीं, सभी ने किया है, ठीक है। अब देखा गया कि इसमें जो है ज्यादातर रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है। हाई कास्ट जो है कि सनातनी वगैरह थी जिन्होंने ज्वाइन किया था। तो ऐसा सर नहीं ये कि बस पुअर ने ज्वाइन नहीं किया था, पुअर ने भी ज्वाइन किया था, बट जो तादाद थी ये इनकी ज्यादा थी। तो सर ये बस वुमेन का ही या मैन में भी ज्यादातर रिच लोगों ने ज्वाइन करा था? नहीं देखो, इसमें मेन में के केस में अगर आप जाओगे तो ज्यादातर जो एजुकेशन था वो कौन कर रहा था। देखो इसमें मेन में भी रिच एंड पुअर दोनों ही आप कंसिडर करोगे, पर उनका अपना अलग अलग क्या है, कम्युनिटी है, ग्रुप है। अब वो चाहे इन फॉर्म ऑफ पीजेंट्स हो, अब चाहे वो इन फॉर्म ऑफ आपके वर्कर्स हो, ठीक है। पीजेंट्स में भी आप जानते हो रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, है ना। फिर वर्कर्स में भी आपने पढ़ा, वर्कर्स भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब दलित में भी हैं, तो दलित में इसमें सेग्रीगेट थोड़ी किया गया कि वेदर दैट दलित इज मेन और विमेन, है ना। तो पार्टिसिपेशन सभी का होता है, विमेन का खासकर पार्टिसिपेशन दांडी मार्च में देखा गया है, जो कि गांधी जी के साथ एग्जीक्यूट कराया था हम लोगों ने, है ना आदित्य। यस सर। ओके सर। सर हाँ सर अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे शॉर्ट नोट आए तो उसको कैसे मतलब लिखेंगे? उसमें डांडी मार्च वगैरह इंक्लूड करेंगे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड आफ्टर दांडी मार्च, आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ, ठीक है। सॉल्ट लॉ जब वो ब्रेक हो गया उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था। इट वाज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है व्हिच मींस व्हाट द एग्जामिनर्स वांट्स टू नो फ्रॉम यू, ठीक है। इफ the examiner says that write a short notes in your own words about civil disobedience movement, then you will have to write about civil disobedience movement, जिसमें आप थोड़ा सा नॉन कोऑपरेशन से अलग किस तरीके से वो बता दोगे, एंड हाउ पार्टिसिपेंट saw this movement। तो छोटे छोटे पॉइंट्स बना के, ठीक है, आप जो है कि इसको 120 वर्ड्स तक ले जाओगे। उसमें पीजेंट, रिच पीजेंट, पुअर पीजेंट, ऐसा नहीं है कि आप पूरा हिस्ट्री ही लिख दोगे कि नहीं ये एक तरफ से हमने लिख दिया 2-3 पन्ने में, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मेन कंटेंट को सिर्फ वहां पे क्या करना है, हाईलाइट करना है, ओके। और उसको वो लिमिट रखना है अपना 100 और 120 में, उससे बियॉन्ड नहीं जाना है, किसी हर हाल में नहीं जाना है, ठीक है, किसी भी सूरत में नहीं जाना है। तो उसको इस तरीके से आप जस्टिफाई करोगे। तो क्वेश्चन डिपेंड करता है पूछा क्या गया। अगर क्वेश्चन कुछ बस सिंपली पूछा गया कि हाउ यू विल डिफरेंशिएट सीडीएम फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन, तो उतना ही आंसर लिखोगे, जितना पूछा जाए उतना ही आंसर लिखोगे, और टू द पॉइंट रहोगे। ओके थैंक यू सर। सर अगर क्वेश्चन आया व्हेन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड, तो सर 6 अप्रैल लिखेंगे कि 12 मार्च लिखेंगे? 6 अप्रैल। 6 अप्रैल। देखो अब 12 मार्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लॉ ब्रेक करना है, ठीक है। लॉ ब्रेक हुआ था आपका 6 अप्रैल को, ठीक है। लॉ कब ब्रेक हुआ था? 6 अप्रैल। हाँ, मार्च तो हुई थी पीसफुली, उसको किसी ने रोका नहीं था, बट लॉ ब्रेक कब हुआ था? 6 अप्रैल। हाँ, उसकी शुरुआत हो गई थी 12 मार्च को, लॉ ब्रेक करने की शुरुआत हो गई थी 12 मार्च को। तो इसको टेक्निकली आप इस तरीके से लिखो कि इट वाज स्टार्टेड आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ। जैसे ही आपने सॉल्ट लॉ तोड़ा वैसे ही आपने सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च कर दिया, बिकॉज सिविल डिसोबीडियंस सेज, और द मेन मोटो ऑफ सिविल डिसोबीडियंस वाज टू ब्रेक द अनजस्ट लॉ ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। जब तक तोड़ोगे ही नहीं तब तक वो मूवमेंट लॉन्च कैसे हुआ? जब तोड़ दिए लॉन्च हो गया, लो तोड़ दिया हमने आपका लॉ, ठीक है। बट थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना कि ये टर्म आपको ऐसे लिखना होगा। कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं 12 मार्च को ही जब चलेंगे ही नहीं तो जो है लॉ तोड़ेंगे कैसे, ठीक है।
तो इस चीज का ध्यान रखना, इसमें रखना शॉर्ट लॉ के तोड़ने के बाद, ब्रेकिंग ऑफ शॉर्ट लॉ। सर हाँ स्वराज पार्टी का सर इंडिया के नेशनलिज्म में क्या रोल रहा? स्वराज पार्टी का इंडिया के नेशनलिज्म में क्या रोल रहा? स्वराज पार्टी का ये रोल था भाई कि विद इन कांग्रेस कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे कि हम लोग काउंसिल इलेक्शंस वगैरह लड़ें और जो है कि उस और ब्रिटिशर्स को रेजिस्ट करें, ठीक है, उनके वर्किंग में। तो ओवरऑल देखो तो कुछ खास रोल तो था नहीं, बट ये समहाउ कि कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो एक रूल के थ्रू, ठीक है, एक पर्टिकुलर वे के थ्रू जो है कि कोशिश करना चाहते थे कि हम ब्रिटिशर्स को रोक पाए, ठीक है, एक मॉडरेटर टाइप ऑफ पीपल, ठीक है, कि नहीं हम एक सिस्टमैटिक वे में जाएंगे, ब्रिटिशर्स को रेजिस्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं सर, उनका रोल। सर हाँ। उनका इन्फ्लुएंस कम क्यों हो गया बाद में, उनको सपोर्ट कम क्यों हो गया? जैसे मोतीलाल नेहरू और सीआर दास सिंह का कहना था कि भाई हम उनके प्रोविंशियल इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि उनका इन्फ्लुएंस कम, उनका इन्फ्लुएंस था, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कम है, बट वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा उसमें जो है कि चेंजेस आए। हालांकि उन्होंने भी अपने परसेप्शन में थोड़े चेंजेस लाए थे। अब देखो तो मोतीलाल नेहरू का भी एक रिपोर्ट आया था 1928, ठीक है, कराची सेशन आपको याद होगा, हालांकि कराची नहीं, 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अपनी एक रिपोर्ट डाली थी, नेहरू रिपोर्ट उसको कहते हैं, आपने पढ़ा होगा इसमें। Yes, sir. हाँ पढ़ा था, याद है? बताओ। कॉन्स्टिट्यूशनल वेरी गुड। 9th क्लास की सर फिजिक्स में पढ़ा था सर। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, तो उसमें कई सारे उन्होंने राइट्स वगैरह दिए थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल आया उससे पहले कई सारे राइट्स वगैरह थे। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आया उससे पहले नेहरू रिपोर्ट भी तैयार हो गई कि देखो हमारा जो है इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन होगा और ये इस तरीके से बात की, है ना। तो ऐसा नहीं है कि उनका इन्फ्लुएंस बहुत कम था, ठीक है, था, सिग्निफिकेंट था, इस तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। सर क्वेश्चन आवर शुरू करो। चलो अब क्वेश्चन आर, आई थिंक इट विल टेक टाइम, ठीक है, एंड वी हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट। तो आई होप कि आप सभी बच्चे अच्छे से इस चैप्टर को कर रहे हैं। ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेदर यू आर गोइंग फॉर एनटीएससी और सीबीएसई और मैप, ठीक है। मैप में 2 नंबर आना ही है, फ्लैट आना है। आएगा कहाँ से? 8-10 क्वेश्चन है बस, वही आएंगे, उसी में से 2 नंबर का आ जाएगा। तो ये 2 नंबर तो फिक्स है तुम्हारे, जब मैप कराऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आना ही चाहिए आप सभी को, ठीक है। आई सर एनटीएससी में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के आते हैं, एसएसटी में। हाँ सर अगली क्लास में सर इसके ले लेना क्वेश्चंस। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। और एक बात और, आप लोगों का हाफ ईयरली कब से बता सकते हो? तो हमारा 2nd वीक ऑफ सितंबर। सर सितंबर। और हम लोग हाफ ईयरली तक लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। यस सर। यस सर कर चुका हूं। यस सर। तो ज्यादा ही कर लिया आपने। चलो ठीक है। मैम तो अभी नेशनलिज्म में वहां तक पहुंची है, दैट हाउ डिड द पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। सेक्शन 3 खत्म नहीं हुआ सर, हमारा तो खत्म हो गया सर 2nd चैप्टर। हमारे भी और पूरी बुक आएगी मेरे में। चलो ठीक है। आप लोगों को नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा दिया गया? यस सर। यस सर। आप लोगों को अब अच्छे से और समझ में आ गया होगा? यस सर। है ना? यस सर। यस सर। आप लोग आंसर कर रहे थे क्लास में? सर हम तो बंक मार रहे थे और साइड से रिवीजन कर रहे थे। यस सर, आंसर कर रहे थे सर। सर मैम से पहले आंसर कर रहे थे। सर हमारी पहली हो चुकी थी। मैम कह रही थी थोड़ा वेट करो अभी। मैम कह रही थी जब मैं पूछूं तभी बोला करो, आगे मत बोलो, पिटोगे। चलो ठीक। सर मैं तो रिवीजन करता हूँ एसएसटी के टॉपिक्स को, उस समय मैं क्लास अटेंड नहीं करता, बस म्यूट करके छोड़ देता हूँ जूम। चलो बढ़िया। नहीं वैसे सुना करो, इससे क्या होगा कि रिवीजन ही होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के। आज के टॉपिक पे, आज का टॉपिक है आपका मनी एंड क्रेडिट। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। सर सर यस सर, बाल गंगाधर तिलक की जो पिक्चर है उसमें एक साइड टेम्पल, मस्जिद और चर्च है, तो 4th साइड ही बना क्या हुआ है? बाल गंगाधर तिलक। ओके, तो अब ये इमेज तो मुझे देखना होगा। ओके, अश्मित पूछ रहे हो ना? यस सर।
आफ्टर द क्लास आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन, ठीक है सर? आप रुके रहना। हाँ सर सत्याग्रह मूवमेंट है मेथड था? सत्याग्रह वाज अ नोबल मेथड, ठीक है, ऑफ मूवमेंट। ओके सर। यस, मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट, आई होप सभी ने ये चैप्टर या ज्यादातर लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है स्कूल में। नो सर, नो सर। ठीक है, लेट्स बिगिन दिस चैप्टर, ठीक है, यस नो ठीक चलता रहेगा। अब मनी एंड क्रेडिट में आप देखोगे कि वी विल बेसिकली नो दैट हाउ वी परचेज प्रोडक्ट्स थिंग्स इन मार्केट, ठीक है, एंड व्हाट इज द हाउ things are been done in market, how trades go on, and what is the role of money in that, and what is the term, what we understand by the term credit, ठीक है। तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, एज वी आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक बड़ा एक क्रूशियल और इम्पोर्टेंट पार्ट है मनी। तो मनी प्लेज अ वाइटल रोल, ठीक है। अब देखो पहले क्या था कि अर्लियर देयर वाज नो मनी, ठीक है, जब मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, देयर यूज्ड टू बी अ बार्टर सिस्टम। क्या था? बार्टर सिस्टम था, जिसमें कि हमें क्या करना होता था कि किसी एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी, अब इम्पॉर्टेंट कमोडिटी में आपके आगे राइस, ग्रेन्स आगे, ग्रेन्स में आपके राइस, व्हीट, उसके बदले में क्या करते थे, हम अपने रिक्वायरमेंट की चीज़ों को दूसरों से लेते थे, ठीक है। वो XYZ कुछ भी हो सकता है, इवन कि बुल्स को भी क्रिएट जो है कि कंसिडर किया जाता था। ये बैल है तो ये बैल ले लो, तो बैल वाज मींस बुल वाज आल्सो कंसिडर्ड एज अ वैल्यूएबल थिंग, क्योंकि पहले किसानी ज्यादा होती थी। आपने पढ़ा है सेक्टर्स में, ठीक है, हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर, तो प्राइमरली आप एग्रीकल्चर में लोग काम करते थे। सर सिविलाइजेशन भी वहीं पे बनता था जहाँ पे पानी ज्यादा होता कि एग्रीकल्चर अच्छे से हो पाए। हाँ, तो अब यहाँ पे मनी का फिर हम लोग आ जाते हैं। तो अब मनी क्या करता है कि पहले था ऐसे, ठीक है, एक बार्टर सिस्टम कि हम कमोडिटी एक्सचेंज करते थे एक जो है कि, बट इस कमोडिटी एक्सचेंज में कॉमननेस होना, मतलब कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो कि दोनों पार्टीज को रिक्वायर्ड हो, या जिसको आप दे रहे हो उसको रिक्वायर्ड हो, है ना। तो देखा जाता था कि ग्रेन्स वगैरह को कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर सपोज ग्रेन नहीं है ठीक है, और आपके पास कुछ ऐसी चीज है जो कि मार्केट में जल्दी लोग नहीं ले रहे हैं, तब प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। सपोज आपने आप शू बनाना जानते हैं, आपको जूते बनाने आते हैं, आप जूते वगैरह बनाना अच्छा जानते हैं, आप जूते बनाते हैं, पर अब ऐसा थोड़ी है कि सभी जूते पहनेंगे, कुछ चप्पल पहनते हैं, कुछ जूते नहीं पहनते हैं, गांव में तो ऐसे ही, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आप जूते बनाते हैं एंड यू नीड ग्रेन्स फॉर योर किड्स, ठीक है, फॉर योर फैमिली। आपके पास ग्रेन्स नहीं है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल गो, अब ग्रेन्स तो हो सकता है किसान के पास हो, बट आप क्या करेंगे, अब किसान से ग्रेन्स को नहीं ले पाएंगे, ठीक है। आप कोशिश करेंगे कि वो किसान आपका जूता खरीद ले, ठीक है, और ग्रेन्स उसके बदले में दे दे, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसान करे, किसान कहे हम अपना ग्रेन्स आपको क्यों दे, हमें जूता नहीं पहनना, अपना जूता आप खुद पहनो, अब प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे प्रॉब्लम, अब जबकि वो शूज बना रहा है, वो भी एक वैल्यूएबल थिंग है, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड होती है। तो उस इंसान को किसी ऐसे के पास जाना होगा, किसी ऐसे किसान के पास जाना होगा जो कि शूज पहनना चाहता हो, जो कि शूज खरीदना चाहता हो, ठीक है। फिर जब वो इंसान उस इंसान के पास जाएंगे तो वो क्या कर सकते हैं, कहेंगे अरे यार हाँ ठीक है, ये तो शूज मैं भी देख रहा था, चलो आप आगे, चलिए इस शूज के बदले में कितना ग्रेन दें, तो वो बताएंगे ग्रेन, तो वो ग्रेन उठा के दे दें। तो ये है क्या, इट इज अ कोइंसिडेंस। ये क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये कोइंसिडेंस है। दिस वन इज नॉट वर्किंग, ओके। तो ये क्या है, कोइंसिडेंस, जो कि जल्दी नहीं होता, ठीक है। कोइंसिडेंस का मतलब आई थिंक यू ऑल नो कोइंसिडेंस। तो इट वाज अ डबल कोइंसिडेंस, उनको भी जो चाहिए वो उनके पास है और उनको जो चाहिए उनके पास है। समझ में आ रहा है टर्म ये? तो इट वाज अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, वांट दोनों की है, उनको ग्रेन की है, उनको शूज की है, ठीक है। कोइंसिडेंस कब हुआ, जब दोनों एक दूसरे से घूमते फिरते आपस में आके मिल गए, जिसको जो चाहिए वो आपस में आके मिल गए, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उन्होंने अपना जूता बेच लिया और उन्होंने जो है अपना जो है ग्रेन देकर जूता खरीद लिया। तो इस तरीके से जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मनी क्या करता है, इस प्रॉब्लम को
पहले ही स्टेज में सॉल्व कर देता है। आपको घूमने की जरूरत नहीं है, आपको कोइंसिडेंस वाला चक्कर नहीं लगाना है कि कुछ कोइंसिडेंस हो जाए, अपना जूता बेच लें और ग्रेन्स खरीद लें। ओके, मनी क्या करता है? इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दिस व्हाइट टैब इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। होप विद इन अ मिनट सर लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, मनी क्या करता है? इट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स की जो प्रॉब्लम है, वेट, हाँ, मनी क्या करती है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स जो प्रॉब्लम है उसको क्या कर देती है? सॉल्व कर देती है। अब पहले ही इस स्टेज में क्या कर सकते हो? आप मनी के हेल्प से अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। उस मनी को ले जाकर, ठीक है, आप ग्रेन खरीद सकते हो। शू मेकर जो है यहाँ पे जिसने शूज बनाई है, ठीक है, तो बड़े आसानी से मनी के हेल्प से अपनी चीजों को, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। ठीक है, तो एक वैल्यूएबल चीज है हमारी इकोनॉमी में, क्या? मनी। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। आपके एग्जाम में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मनी सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। लिख लो चाहे तो। ठीक है, इन योर पेपर टीचर कैन आस्क यू दैट हाउ मनी सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। ओके, सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। आई थिंक यस, फ्रीज हो गई है। आपको मेरी पिक दिख रही है प्रॉपर्ली? यस सर, पॉइंट यस सर भी मूव करता हुआ दिख रहा है हमें। आपका पॉइंटर मूव हो रहा है अभी दिख। सर वो स्क्रीन फ्रीज नहीं सर, वो व्हाइट बोर्ड आपका काम नहीं करता शायद। हाँ शायद। सर अब पक्का काम करेगा। चलो ठीक है, काम करना चाहिए, अदरवाइज क्लास होगी कैसे? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो इस मनी को जो है कि अब देखोगे आप तो मनी को क्यों एक्सेप्ट किया जाता है? व्हाई इट इज बी कंसिडर्ड, ठीक है, व्हाई पीपल यूज टू टेक दिस मनी? बिकॉज अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में गवर्नमेंट हैज मेड इट अ लीगल टेंडर। ठीक है, गवर्नमेंट हैज मेड इट अ लीगल टेंडर कि भाई दिस मनी, ठीक है, विल वर्क थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है, दिस मनी विल वर्क थ्रू आउट द इंडिया, और उसमें ये क्लियरली है, लिखा जाता है बाय द आरबीआई ऑफ, बाय द गवर्नर ऑफ द आरबीआई, that I pay the bearer the sum of rupees 2000। ठीक है, और उनका साइन होता है। तो मतलब उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि आपको 2000 मिलेंगे ही मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? आपने देखा होगा नोट पे ऐसा लिखा होता है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। धारक मतलब जिसके पास ये है। तो इस वजह से अब जब आरबीआई ने कह दिया, गवर्नमेंट ने ही कह दिया, ठीक है, आरबीआई बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट के, तो उसको लोग कंसिडर करते हैं और कोई भी मना नहीं कर सकता कि नहीं नहीं अब ये पैसा क्या है हम नहीं पहचानते हैं। ठीक है, अब ऐसा कब हो सकता है? जब इंडिया के टेरिटरी से बाहर जाओगे आप, ठीक है, इंडियन टेरिटरी से बाहर जाके किसी दूसरे कंट्री में हो तो वहां पे कहेंगे नो नो सर, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, जो 500,000 के नोट अभी जो बंद हुए थे डिमोनेटाइजेशन में, पर उस पे भी तो लिखा हुआ था कि मैं, मतलब जो सेम लाइन है, मैं धारक को इतने अदा करने का वचन देता हूँ। तो उसकी भी एक डेडलाइन थी ना कि दैट विद इन दिस डेडलाइन यू हैव टू एक्सचेंज योर मनी। ऐसा नहीं है कि तुरंत कह दिया कि आप जिसके पास जो धारक हैं उनको अब उनका सारा पैसा खराब हो गया, आप कुछ नहीं हो पाएगा, दूसरा लो, ऐसा नहीं कहा था ना। दे हैड गिवन अस अ वेरी स्पेशल टाइम। ठीक है, दे हैड provided a special time, given time that okay within a month 2 month exchange your money, whatever money you have। अब जिसके पास थोड़ा मनी है वो उसको आसानी से, उसको थोड़ा सा हालांकि लाइन वाइन लगाना पड़ा था, ठीक है, तो उसको चेंज करा लिया। अब जिनके पास बहुत ज्यादा मनी होंगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी कि भाई हमने तो गवर्नमेंट को बताया ही नहीं हमारे पास इतना पैसा है, अब हम जाएंगे तो हमसे वो टैक्स मांग लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर।
happening today. I don't know what has happened. Wait, let me see what has happened. तो अभी ऐसा ओके, और मैं क्या बता रहा था इसमें पे और पॉइंट? सर आप और बता रहे थे कि करेंसी एक्सचेंज होने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी और बैंक में लंबी लाइन लगानी पड़ी, ऐसा आपने बोला था अभी। उसके बाद सर आप नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करने वाले थे, वो मुझे नहीं पता कौन। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में ही ये आरबीआई वाला कंसेप्ट है। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ में मनी में आप देखोगे आपका जो करेंसी है, ओके, तो करेंसी आपके आज के डेट में दो तरीके से देखी जाती है। एक है आपका करेंसी में आपका एक पहला है आपका कॉइन्स है, ठीक है। दूसरा क्या है, पेपर नोट्स हैं, ठीक है। ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। हालांकि डिमांड डिपॉजिट्स को भी और चेक वगैरह को भी कंसीडर किया जाता है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में, ठीक है। तो अब करेंसी एंड नोट्स आई थिंक यू ऑल नो क्या होता है। यस सर। ठीक है। अर्लियर पंच मार्क कॉइन, सबसे पहला कॉइन इंडिया का अगर देखा जाए तो पंच मार्क कॉइन को ही कंसिडर किया जाता है। ये याद रखिएगा, एनटीएससी में आ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो मनी, अब इसमें मैंने आरबीआई वाला पोर्शन आपको बता दिया। आई थिंक आरबीआई का फुल फॉर्म सभी को मालूम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना? यस सर। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। The current governor of RBI is शक्तिकांत दास, ओके। तो शक्तिकांत दास वो भी डिक्लेयर कर दिया था ना कि मतलब अभी तक में जो भी लोन वगैरह है वो जो है उनका पोस्टपोन हो जाएगा, ईएमआई मोराटोरियम। दिस इज व्हाट यू वांट टू से। हाँ, तो शक्तिकांत दास इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, ओके। टैब तो अभी चल रहा था, व्हाट हैड हैपेंड आई डोंट नो। यही टेक्निकल इश्यूज हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में। सर रीबूट करके देखो, उससे हो जाता है ठीक। चलिए हम लोग अपने, मैं जो बोल रहा हूँ वो तो समझ में आ रहा है ना, वो देखते रहो। यस सर। यस सर, क्लियर है सर। आप इसमें एक तो हाँ कोई कुछ कह रहे हैं सर, पंचमार्क कॉइन सर इंडिया की जो था सर वो एशियन में सबसे पहला कॉइन था। हाँ, 2500 साल पुराना कॉइन इंडिया का पंचमार्क कॉइन। ओके। तो क्या टॉपिक था? हाँ, डिमांड डिपॉजिट। डिपॉजिट इज बैंक। तो हम बैंक में क्या करते हैं, अपने पैसों को डिपॉजिट करते हैं। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाई वी डिपॉजिट मनी इन बैंक? तो वन ऑफ द रूट कॉज व्हाई वी डिपॉजिट मनी इन बैंक, ठीक है, इज दैट वी वांट टू सेव आवर मनी। अब होता क्या है, जनरली जो वर्किंग क्लास के पीपल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने पैसे को डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में कि उनका पैसा सेव रहे। क्योंकि डे टू डे लाइफ में पैसे क्या होते हैं, बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। तो जब पैसे कम इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि कुछ पैसे को सेव करना चाहते हैं। तो सेव करना चाहते हैं क्योंकि उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अब बैंक क्या करता है कि ऐसे लोगों से पैसे वो इकट्ठा कर लेते हैं, ऐसे लोगों से पैसे ले लेते हैं। अब वो जब पैसे ले लेते हैं तो उस पैसे का वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बैंक का प्राइमरी वर्क क्या है, बता सकते हो आप लोग? व्हाट इज द प्राइमरी वर्क? सर मनी रिजर्व में रखना, टू सिक्योर द मनी, मनी की रॉबरी रोकना। सर मनी को रिजर्व रखना ताकि मुश्किल टाइम पे लोन्स टू द पीपल। हाँ, प्राइमरी वर्क देखो क्या है, सुनिए, प्राइमरी वर्क है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड टू एक्सचेंज ऑफ मनी, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एक्सटेंड लोन। लोन देना और डिपॉजिट लेना, यही दो उनके प्राइमरी काम। ओके, बैंक के ये दो प्राइमरी काम है। तो हम क्या करते हैं, मतलब एक आम जनता क्या करती है कि अपने पैसे को सिक्योर करने के लिए उनके यहाँ जमा कर देती है ताकि उस पर कुछ इंटरेस्ट बनता रहे। बैंक क्या करती है, उसी पैसे का फिर इस्तेमाल करके लोन देती है लोगों को। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि बैंक एक्ट एज अ इंटरमीडिएट
ठीक है, इंटरमीडियरी बिटवीन द बोरोवर एंड लेंडर। अब देखो आज के डेट में आप अपना पैसा किसी को क्यों दोगे, नहीं दोगे, कहोगे अरे पता नहीं डूब जाए, ठीक है। हम क्या करते हैं, बैंक को देते हैं, जिनके पास पैसा है बैंक में दे दिया। बैंक ने क्या किया, उनको पता नहीं है कि भाई हमने अब मेरा पैसे का वो इस्तेमाल करके किसी और को लोन दे रहे हैं। बैंक कहता है हम आपको आपका पैसा जब कहोगे तब दे देंगे, डिमांड डिपॉजिट। आपने डिपॉजिट किया है तो इट इज ऑन डिमांड, जब चाहो आओ अपना पैसा ले जाओ, जब तक नहीं ले जा रहे हो पैसे का आप इंटरेस्ट लेते रहो। ओके, तो डिमांड डिपॉजिट जब ऐसा टर्म यूज हो गया कि भाई जब चाहो तब पैसे ले लो, किसी भी एटीएम में जाओ और पैसे निकाल लो, तब तो अच्छी बात है, घर पे क्यों पैसे रखें, चोरी हो जाए। तो डिमांड डिपॉजिट, तो डिमांड डिपॉजिट ये टर्म बैंक का है, जो कि आपको कहा जा सकता है इन अदर वे कि इट इज आल्सो फॉर्म ऑफ, इट इज आल्सो अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, है ना। तो फिर इसमें देखते हैं कि अब देखा जाए तो अब अगर पैसे बैंक में पड़े हैं तो ऐसा नहीं होता कि सभी लोग एक साथ जाते हैं, सुबह निको जो है कि उठेंगे और सबसे पहले नहा धोकर सबसे पहले बैंक जाएंगे। जिसको जरूरत होती है वही बैंक जाता है, तो वो वेरी करता है। तो बैंक क्या कर लेता है, मैनेज कर लेता है। पैसे हैं उनके पास, ठीक है, पैसे उनके पास ढेर सारे हैं, वो दूसरों से पैसे ले लेकर अपने पास और भी पैसे बना रखे हैं। बैंक बनने के लिए पहले आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, फिर उसके बाद आप दूसरों से भी पैसे लो। तो ये क्या करते हैं, इसकी टोपी उसके घर, ठीक है, इनका पैसा उनको, उनका पैसा उनको, ऐसे कैलकुलेशन होता है, ठीक है, सबका अपना एक बैलेंस बना होता है। एक साथ सभी लोग पैसे मांगने नहीं आते बैंक में, टाइम टू टाइम वेरी करता है। कभी ये आगे पैसे मान लो कि 10 लोग 100 रुपए देते हैं, तो जरूरी नहीं है 10 लोग दूसरे ही दिन अपने 100 रुपए आएंगे और विड्रॉ करेंगे। कोई आएगा 50 रुपए विड्रॉ करेगा, कोई लिखवा लेता है ना। क्या कह रहे हो क्या सर, जो बैंक है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में ऐसे लिखवा देते हैं ना कि अगर आप डिपॉजिट एक दिन कर रहे हो तो एक ही दिन बताओ, वो अलग अलग टाइम देते हैं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि जब रिक्वायरमेंट है तब आपको, टाइम का नहीं है, मतलब कि अब ऐसा नहीं कि फ्रीज कर देते हैं आप पैसा। हाँ, अकाउंट खुलवाने से पहले आपको कुछ पैसे देने होते हैं इस तरीके से। जब फ्रीज वाली बात आती है तो उसको एफडी कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना। तो इस तरीके से है। फिर उसमें हाँ, डिमांड डिपॉजिट हो गया। अब होता क्या है कि डिमांड डिपॉजिट जब हो गया आपका बैंक में, तो आप क्या कर सकते हो, जब चाहो अपना पैसा जाके ले लो। अब कैश को अगर इकोनॉमी में देखा जाए तो कोशिश करते हैं कम फ्लो हो, कैश का फ्लो कम हो, डिजिटली सारा कुछ हो, ठीक है। अब आज तो हालांकि डिजिटल इंडिया टर्म आप जानते हो क्या है, ठीक है, पहले उतना ज्यादा ये फ्लरिश नहीं था, ठीक है। तो बाय मीन ऑफ चेक, चेक अगर देखो तो डिजिटली क्या करता है, हेल्प करता है डिजिटली क्या करने में, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शन करने में। अगर आप किसी को पैसा देते हो, ठीक है, मान लो आप ए हो, किसी पर्सन बी को आपने पैसा दिया, ठीक है, तो आप उसको चेक भी दे सकते हो। क्या दे सकते हो, चेक दे सकते हो। चेक होता क्या है, चेक एक आपका पेपर इंस्ट्रक्शन होता है जो आपने अपने बैंक से लिया है। आपने जब अकाउंट खुलवाते हो बैंक में, तो आपको बैंक वाले एक चेक बुक देते हैं। उस चेक बुक के जरिए आप क्या करते हैं, किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। आप उसमें उसका नाम लिखेंगे, ठीक है, अमाउंट लिखेंगे और अपना साइन करेंगे, जो कि आपने बैंक में बता दिया है कि मेरा साइन अगर ऐसे इस तरीके से आ जाए तो आप पैसे दे देना। तो वो चेक आप फाड़ के किसी दूसरे को दे सकते हो। जो वो दूसरा है इंसान, ठीक है, जो आप पर्सन भी है, वो जाके अपने बैंक में वो चेक दिखाएगा, भाई देखो मुझे एक चेक मिला है, इस चेक को आप मेरे अकाउंट में क्या कर दो, विड्रॉ कर दो, ठीक है, इस चेक को मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, अमाउंट को डिपॉजिट कर दो। तो वो बैंक, अब क्या होगा, जब चेक वहां से आया और दूसरे बैंक में गया, तो वो बैंक अगर सेम बैंक है तब तो आसानी से फटाक से एक दिन भी हो जाता है, आपने सुना होगा। जब दूसरे अलग अलग बैंक है तो उसमें 1 2 दिन 3 दिन का टाइम लग जाता है। तो उस 1 2 दिन 3 दिन के टाइम में वो क्या करते हैं, सारे चीजों को क्रॉस वेरीफाई करते हैं और फिर बैंक के आपस में एक इंटरनल कम्युनिकेशन होता है कि भाई आपके यहाँ से जितना 10,000 का चेक आया है तो इस चेक का नंबर ये है, चेक, और फिर उसके बाद कोडिंग इसी है, उनका अपना सेपरेट कोडिंग होता है जिससे वो वेरीफाई करवा लेते कि हाँ हाँ वो चेक सही है, आप ऐसा करिए कि वो डिपॉजिट कर दीजिए, ठीक है। तो रियलाइज हो जाता है। अब उसमें जब रियलाइज हो जाता है तो अब ये होता क्या है कि इस तरीके से वहां से ऐसा नहीं हुआ कि जब किसी ने फोन किया, पर्सन बी के बैंक में फोन किया, भाई आपके बैंक से ए के बैंक से फोन वो है चेक आया है तो कोई एक बंदा आओ वहां से पैसे और हमारे बैंक में डाल के जाओ, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रही बात मैंने अभी क्या कहा? यस सर, यस सर, रिपीट कर दो, आपने क्या कहा, समझ नहीं आया। मैंने ये कहा कि जो पर्सन बी ने चेक दिया अपने बैंक में, ऐसा नहीं होता कि वहां के बैंक
ने दूसरे बैंक को, पर्सन एक बैंक को फोन किया और कहा कि भाई आपके बैंक का चेक आया है, पैसे उठाओ अपने बैंक से और आ जाओ हमारे बैंक और पैसे जमा कर दो, और वहां से कोई गाड़ी स्टार्ट करेगा और यहाँ आके पैसे देगा। ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है कि उनके अकाउंट्स में उनका एक अपना बैलेंस होता है कि भाई एसबीआई का कितना पैसा है, फिर उसके बाद आपका पीएनबी का कितना है, सबका अपना अपना बैलेंस। अब इनका चेक है, इनके पास सपोज एसबीआई है और पीएनबी, ए का एसबीआई मान लेते हैं, बी का पीएनबी मान लेते हैं। तो पीएनबी ने एसबीआई से बताया कि आपका एक चेक आ गया, हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है कर लो। अब उसके बाद पीएनबी, एसबीआई के पास भी पीएनबी का आ सकता है, तो वो भी कहेंगे देखो तुम्हारा चेक आया है और इस तरीके से हमने ये कर दिया, ठीक है ओके। तो इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, पैसे का आदान प्रदान होता है कि ओवरऑल आपका कितना चेक आया और वो कहते हैं आपका इतना चेक आया, तो दोनों के चेक आपस में फिर कैलकुलेट होते हैं, एक ओवरऑल मतलब इनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। हाँ ठीक है। तो अब उसमें वो क्या कर लेते हैं, जिसका जिसका जैसा होता है वो सॉर्ट आउट कर ले, मतलब उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, मतलब जिसका ज्यादा बनता है वो दूसरे को दे देता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, हालांकि उसमें और भी फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। एक टर्म है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, जो हर 15 दिन के बाद होता है विद इन बैंक, ठीक है। आपको इतना नहीं जानना है, आपके कोर्स में नहीं है, तो ये एक जो है प्रोसीजर है, एक तरीका है, सिस्टमैटिक वे, ताकि जो एग्जीक्यूशन है पैसे का वो फास्टर हो सके। समझ में आई बात? सर किसी ने चैट बॉक्स में पूछा है कि चेक बाउंस क्या होता है। चेक बाउंस जब आपके खाते में, आपने वहां से क्रॉस वेरीफाई किया और देखा कि अरे उसमें उनके खाते में उतना पैसा तो है ही नहीं, तो चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। जब चेक बाउंस हो जाता है तो उसमें लीगल प्रोसीडिंग्स भी हो जाती हैं। सर तो उसमें दिक्कत क्या है, लीगल प्रोसीडिंग्स की होती है? लीगल प्रोसीडिंग्स ये होती हैं कि आपने गलत तरीके से मुझे जो है कि चेक को क्या किया, इंस्ट्रक्ट किया, बैंक को इंस्ट्रक्ट किया, धोखे में रखा, तो इसके लीगल, उसका लीगल टर्म्स हैं, उसमें लीगल प्रोविजंस हैं। तो सर जितने उसके पास पैसे थे उससे कई ज्यादा उसने चेक पे दे दिए। हाँ ऐसे कह सकते हो सर हाँ तो और भी तरीकों से होता है ना। क्या तरीका? मतलब अगर कोई गलती हो गई है चेक लिखने में, अगर डेट वेट में कुछ दिक्कत हो गई है, हाँ तो चेक जो है कि आपके साइन में जो है कि साइन ठीक नहीं किया, या फिर आपने चेक में ठीक तरीके से नाम नहीं लिखा, अमाउंट नहीं लिखा, तो आपका चेक नहीं बचेगा। इंस्ट्रक्शन होना चाहिए तो आपका सही से होना चाहिए ना, चेक आपके पास है तो आपको मालूम होना चाहिए चेक का कैसे इस्तेमाल होता है। सर जो चेक का ऑनर होता है, जब वो किसी को जैसे चेक जब रिट्रीव करता है, तो सर वो जब उसका अमाउंट लिखता है तो उसके बाद वो ओनली क्यों लगाता है अमाउंट के बाद? जैसे सर 20,305 ओनली, ताकि अमाउंट चेंज ना हो सके। हाँ मतलब ओनली मतलब उतना वो क्लियरली बता रहे, इससे ज्यादा नहीं। उससे लास्ट में एक और नंबर लिख देंगे फिर उसके प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओनली इसी मतलब सर वहीं पे अमाउंट का स्टॉप हो जाता है उधर, उसके बाद आप ले सकते। हाँ यस सर। ओके तो सर हाँ बोलो सर, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन, तो सर क्या लिखेंगे? सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन, सो डिजिटल ट्रांजैक्शन विल, अब इससे क्या हुआ, जो चेक वाला मैंने क्वेश्चन बताया उसमें जो मनी, हार्ड मनी है, कैश है, वो उसका फ्लो कम हो जाएगा। वो बात करने से ही, ठीक है, जो है कि काम सॉल्व आउट हो गया, या फिर ट्रांजैक्शन दिखाकर, ठीक है, पैसे कोई आदान प्रदान फिजिकली नहीं हुआ, ठीक है। और जो है कि तो आप अगर डिजिटली अगर आप इन चीज़ों को कर रहे हो तो इसमें भी सेम चीज़ यही होता है। डिजिटली क्या होता है, अकाउंट से आपके क्या हो जाते हैं, आपने सपोज अपना कार्ड स्वैप कर दिया कहीं पे, तो वो आपके अकाउंट से उतना तुरंत माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो डिजिटली सैंक्शन है, आपके अकाउंट से वो कार्ड लिंक्ड है, तुरंत वो पैसा खत्म हो जाएगा वहां से, ठीक है। तो अब वो बैंक ने क्या किया, वो पैसा देख लिया कहाँ से ये जो है किस POS पे, पॉइंट ऑफ सेल पे जो है कि लगा हुआ है, किस बैंक का है, उस बैंक में फिर वो उतना अमाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपने क्रेडिट कार्ड आज स्वैप किया, तुरंत पैसा वहां से वहां तुरंत किसी तार में होते हुए गया और उसके बैंक में जमा हो गया, ठीक है। वो तुरंत क्या होता है, वो 1-2 दिन में जमा हो जाता है, टाइम लगता है उसमें, ठीक है। सर ये वाला थोड़ा समझ में नहीं आया, क्रेडिट वाला। अरे तब इतना तो आपके सिलेबस में भी तो नहीं दिया है, सर 50% कॉइन, ठीक है सभी लोग यूज नहीं, ज्यादा उसको डिटेल में मत जाओ, आपके सिलेबस में इतना है भी नहीं जितना मैं बता रहा हूँ। सर जो 50% वो बैन नहीं है, सभी लोग उसे यूज क्यों नहीं करते अगर हम देना भी चाहे तो? क्या
सर जो 50 पैसे का कॉइन नहीं है वो बैन नहीं हुआ, वो भी अभी तक लीगल है, तो लोग उसे यूज क्यों नहीं करते अगर हम देना चाहे फॉर एग्जांपल? 50 पैसे आई थिंक बैन, मुझे याद नहीं है कि एक्चुअली, मुझे लगता है बैन है अभी 50 पैसे। ओके मैंने चेक किया हुआ है। हाँ, 1 रुपए का जो छोटा सा कॉइन है ना, वो आप दिल्ली में मैं जानता हूँ कि लोग मना कर देते हैं, अरे नहीं ये नहीं चल रहा है। 10 रुपए का कॉइन, ये सर स्टॉप हो गया वो। हाँ, जबकि ऐसा कुछ आरबीआई का ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है जिसमें उस 1 रुपए को बैन किया गया हो, बट लोगों ने आपस में कह दिया नहीं बैन है, बैन है, बैन है। अब उसका एक कंप्लेन हो जाए, अफवाह कंप्लेन हो जाए तो लोग जो है कि फिर उसको जवाबदेही बन जाती है। लेकिन सर कुछ कुछ एरिया में वो चल रहा है जिसमें 15 डंडे होते हैं। तो मतलब ऑनलाइन कंप्लेन करके हम 50 पैसा भी सबमिट कर सकते हैं लोगों को। 50 पैसे का मुझे अभी आइडिया नहीं है, आई थिंक बैन है, बट मुझे ठीक से आइडिया है नहीं 50 पैसे का जो आप बता रहे हैं, बट 1 रुपए का मैंने देखा है तो चलता है ना। हाँ वो चलता है। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये हो गया आपका मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, जिसमें आपने करेंसी पढ़ा, करेंसी में पेपर नोट पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा, आपने करेंसी में पेपर नोट कॉइन्स, फिर उसके बाद आपने डिमांड डिपॉजिट पढ़ा, चेक के बारे में पढ़ा। तो ये सब आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। तो आज आई थिंक ये व्हाइट बोर्ड नहीं चल रहा है, तो आज इसको रहने देते हैं। ओके, तो लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक में तो खराब नहीं हो गया? पता नहीं कुछ हो गया, अब आई डोंट नो। अभी तो मनी एंड क्रेडिट मैंने लिखा ही था, है ना, तो आई डोंट नो व्हाट हैड हैपेंड, आई ट्राइड माय बेस्ट। ठीक है, तो बट देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो अब आते हैं लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। तो लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक में एज आई टोल्ड यू कि वो क्या करते हैं, अलग अलग लोगों से पैसा लेते हैं। जब पैसा ले लिया उन्होंने, तो अब उस पैसे को क्या करते हैं कि दूसरों को एक्सटेंड करते हैं, दूसरों को वो दे देते हैं, बोरोवर्स जिनको कहते हैं, जो उनको लोन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अब देखो बैंक जब डिपॉजिट लेती है तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका कम होता है। मतलब अगर आप अपना पैसा बैंक में देते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देंगे। कितना देंगे? 4%, 5%, 6%। कोटक वाले कहेंगे कि हम 7% दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग बैंक का अपना अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों बढ़ाते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए बढ़ाते हैं ताकि उनको क्या मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलें। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप जब देते हो तो अपना पैसा जमा करते हो तो कम होता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, कब? जब आप लोन लेते हो उनसे, पैसे डिपॉजिट करते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, बट जब जैसे उनसे लोन लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ जाएगा? अगर आप समझो कि पर्सनल लोन ले रहे हो तो वो 11%, 12%, 13, 14, 15, 16, मान लेते हैं 15% है। ओके, तो 4% आप जब जमा कर रहे हो तो आपको 4%, जब आप लोन ले रहे हो तो आपसे, ठीक है, 4%, और जब आप लोन ले रहे हो तो आपको 15%। तो ओवरऑल कितने का डिफरेंस है? 11% का। ठीक है, कितने का डिफरेंस है? 11%। यस सर। तो ये 11% ही बैंक की कमाई है। ठीक है, ये 11% क्या है? बैंक की कमाई, अपना अर्निंग है। इसी 11% में वो क्या होता है, अपने ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस खोलेंगे, अपने लोगों को सैलरी देंगे। ये 11% बहुत होता है। ओके, कुछ लाख में पेमेंट करते हैं, कुछ करोड़ में करते हैं, इस तरीके से होता है। तो ये 11%, ऐसा मत सोचो कि अच्छा 11% बस, इट इज अ वेरी बिग अमाउंट। ओके, और ये वेरी करता है, इंटरेस्ट रेट भी वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसा नहीं है किसी सबसे 15% ही लेंगे। तो अब ये देखो, जो डिपॉजिट करते हो, बैंक क्या करता है, सपोज 100 रुपीज उसके यहाँ डिपॉजिट होते हैं, 100% के मान के चलें, तो उसमें से 15% वो क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं कि भाई इट इज इन फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। कभी भी कोई भी आ सकता है और उस 15 हमें क्या करना होगा, उनको पेमेंट करना होगा। हमने कह रखा है कि दैट वी विल मेक यू द पेमेंट, डिमांड डिपॉजिट ऑलरेडी कहा गया है। तो वो 15% रख देते हैं, बाकी 85% लोन पे दे देते हैं कि ये लोन पे ले जाओ। ओके, तो दिस इज हाउ बैंक वर्क्स। समझ में आया सर? यस सर। हाँ बोलो। सर आपने बताया कि सर दो बैंक्स होते हैं सर। तो सर अगर सोचिए सर, दो बैंक्स हैं सर, ए और बी, और सर उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और सर चेक देते हैं, और सर अगर ऐसा हो कि इनमें से एक बैंक सर बैंक करप्ट हो जाए, सर बंद हो जाए, तो सर फिर दूसरे बैंक का सर लॉस हो जाएगा ना? तो लॉस हो जाएगा, तो आप जो है कि उस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं ना। अब देखो, मैंने कहा कि जो भी बैलेंस होता है वो 15 दिन पे उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो 15 दिन में थोड़ी होता है कि कोई बैंक करप्ट हो जाएगा। ठीक है, और बैंक करप्ट इतनी जल्दी कोई बैंक नहीं होता है, क्योंकि आरबीआई से रजिस्टर होना,
और फिर लगभग 500 करोड़ 600 करोड़ होना चाहिए आपके पास टू बिकम अ बैंक, ठीक है, गुड बैंक। तो आई थिंक लाइसेंसिंग का भी अपना एक प्रोविजन है, इतने जल्दी बैंकरप्ट नहीं होता। अगर बैंकरप्ट होता है तो आरबीआई उसको प्रोटेक्ट करता है, उसमें जो पैसे डालते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि ये बैंक बचा रहे, क्योंकि जैसे वैसे यस बैंक के साथ किया था। हाँ सर क्योंकि उसमें काफी बहुत सारे काफी लोगों का सारे पैसा अलग लगा अलग हुआ है, बैंक भी करते थे। ठीक है, बहुत सारे लोगों का उसमें पैसा जमा होगा, तो पब्लिक अनरेस्ट फैलेगा। तो इस तरीके से तो रूल्स एंड नॉर्म्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स है, सर्टेन नॉर्म्स है, उसको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, एक सिस्टमैटिक वे में सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि अपने मन से जब मन हुआ बैंक खोल लिया फिर कहा नहीं अब मन नहीं कर रहा, बैंकरप्ट हो गया हम बंद करेंगे। बैंकरप्ट अगर हो रहे हो तो आपको हेल्प मिलेगा, आप बैंकरप्ट क्यों हो रहे हो, बहुत सारी उसकी चीजें, ठीक है। चलो इज दिस क्लियर ना? यस सर। सर एक यस क्वेश्चन। सर। यस सर। किसी बच्चे का कोई डाउट? सर ऐसा बहुत बार होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे बैंक्स को एक ही करके ऑर्गेनाइज कर देती है, तो सर उससे गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होता है? मतलब इसका क्या मतलब हुआ आपकी तो बात? जैसे एक बार गवर्नमेंट ने किया था कि मतलब नंबर ऑफ बैंक्स कम कर देते, मतलब 2 या 3 बैंक्स को एक ही साथ मिला दिया था। अच्छा अच्छा, बैंक को मिला दिया गया जो, ओके, तो उसको ज़्यादा बड़ा बैंक, फाइनेंशियल इंक्लूजन उसको कह सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि अब लोगों का बैंक जल्दी बैंकरप्ट नहीं होंगे, छोटे मोटे बैंक जो होंगे वो बैंकरप्ट नहीं होंगे, बैंकिंग एक्टिविटी और ज़्यादा एक्सप्लोर करेगी, लोगों का फेथ बैंक पे और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस तरीके से बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा किया जाता है। सर मेरा एक डाउट है, सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ बैंक का एक हेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुद में भी एक बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है, ओके। बैंक को कभी लोन चाहिए होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे जाते हैं, वो उनको लोन दे देते हैं। सर मुझे एक चीज पूछनी है नोट्स से रिलेटेड। सर मैंने ना कुछ नोट्स देखे थे, मतलब पुराने थे हल्के से, तो उसमें सभी आरबीआई के थे, पर 1 और 2 का था आई थिंक, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। तो मैं सर वो भी बनाते थे पहले नोट? मतलब हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नोट बनाते हैं ना, आपके जो है कि 1 रुपए का कॉइन वगैरह, ठीक है, कॉइन वगैरह। नोट में आई थिंक कौन सा नोट था वो, 1 रुपए का था, 5 रुपए का नोट, 5 रुपए या 1 रुपए का नोट, ठीक है, 1 रुपए का नोट मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या जरूरत है अगर रिजर्व बैंक बना रहा है? अपना प्रोविजन है, सेपरेट प्रोविजन, ठीक है, हर एक चीज को। तो सर फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस पे कौन साइन करेगा नोट को? फाइनेंस मिनिस्टर आई थिंक। सर रिजर्व बैंक के पास भी कुछ अपने इंडिपेंडेंट कुछ उनके पास कोई स्पेशल पावर्स होती हैं? रुको, फाइनेंस मिनिस्टर या सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी वो करते हैं, है ना। और देख लेना इस क्वेश्चन को, किसी ने पूछा है कि साइन कौन करता है। यस सर, मैंने पूछा था। हाँ हाँ, आप पूछो, कोई और भी कुछ पूछ रहा है। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे रिजर्व बैंक के पास भी कोई मतलब स्पेशल पावर्स होती है जिससे कि वो उसमें चेंजेस कर सकता है, मतलब बिना फाइनेंस मिनिस्ट्री के परमिशन के। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? सर जैसे अगर उसे कोई चेंज लाना है, अगर उसमें मतलब क्रेडिट के टर्म्स में अगर हम देखें तो। हाँ, ओके, क्रेडिट टर्म्स में चेंज लाना है तो क्या, फिर से बोले, पर मैं सुन नहीं पाया आपकी बात को, फिर से रिपीट करो। सर क्रेडिट टर्म्स में या फिर अगर और भी जैसे उसमें चेंज लाना है तो सर वो रिजर्व बैंक के पास भी कुछ ऐसे स्पेशल पावर्स होते हैं जिससे वो बिना मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री की परमिशन के बिना भी वो लागू कर सकता है। देखो, आरबीआई अपना एक सेपरेट उनका एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934, तो इनका एक अपना ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऐसा नहीं है, ऑटोनोमस टर्म मैंने यूज किया तो सब कुछ वो अपने मन से ही करेंगे, ओके। गवर्नमेंट को भी कंसिडर किया जाता है। अब जैसे रेपो रेट हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, तो उसके जो गवर्नर है मोर और लेस, पहले तो हालांकि बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे, अब थोड़ा सा इंडिपेंडेंसी कम हुई है, फिर भी वही डिसाइड करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा रहेगा। तो अब देखो, हम लोग इसमें डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी होंगी। सर जैसे अभी कम कर दिया था रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन्स का, बैंक लोन का, बिल्कुल। जब देखा कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ तो लोन के इंटरेस्ट रेट कम कर दिए। अब लोन के इंटरेस्ट रेट अगर कम कर दिए तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि लोग लोन लेंगे,
लोन लेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ा तो पर कैपिटा इनकम तो आप जानते ही हो। तो इस तरीके से हमारा जो है डेवलपमेंट होगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। सर मॉनेटरी पॉलिसी मतलब? मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप ऐसे लेमैन टर्म में समझो कि ओवरऑल पैसे कितने मार्केट में होने चाहिए, कैसे कितने नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू उसको क्या करना, बैलेंस करना। एक ऐसी पॉलिसी जिससे कि हम इन्फ्लेशन कंट्रोल में करना चाहते हैं या करते हैं। सर ऐसा क्यों होता है कि कुछ विलेजेस में बैंक्स भी होते हैं बट लोग ज्यादातर उसे प्रेफर नहीं करते बैंक्स में अपना मनी डिपॉजिट करना? नहीं करते कि भाई उनको पता ही नहीं है उतना, ठीक है। इलिटरेसी है, प्लस कौन जाए बैंक में माथा पच्ची करने, बगल में है ना मनी लेंडर तेजपाल सिंह, उनसे ले लेते हैं। याद है तेजपाल सिंह? यस सर। और उससे जो है सविता ने लिया। अभी मैं डिस्कस करूंगा, अभी इसमें अब आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। तो 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन अगर हम देखें तो क्रेडिट जब आप लेते हो तो अब ऐसा नहीं है कि लोन लेना बुरी बात है, ठीक है, अच्छी बात है जब आप अपने डेवलपमेंट के लिए ले रहे हो, इतना लोन ले रहे हो जितना आप रीपे कर सको। अब एक यहाँ पे क्रेडिट सिचुएशन देखोगे, क्रेडिट सिचुएशन में 2 चीजें पढ़ोगे कि क्रेडिट बेनिफिशियल भी है और डिजास्टरस भी है। बेनिफिशियल कब है, जब आप एक सर्टेन लिमिट में लोन लेते हो, किसी प्रोडक्टिव वर्क के लिए लेते हो और वो प्रोडक्टिव हो जाता है तो आप उस लोन को फिर से वापस कर लेते हो। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखोगे आपके बुक में जो दिया होगा, वो आपके कुछ किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के बारे में दिया होगा जो शूज बनाता है, ओके, शूज बनाता है। तो उसको, हाँ सलीम, तो उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है शूज बनाने के लिए। तो वो क्या करता है, कुछ एडवांस ले लेता है पैसा और कुछ जाके शूज बनाने के जो भी अलग अलग चीजें होती हैं उसको खरीदने के लिए दूसरों से लोन ले लेता है। फिर वो लोन लेकर वो चीजें बना लेता है और एक टाइम बाउंड मैनर में जो जूतों को सबमिट कर देता है या फिर पहुंचा देता है, डिलीवर कर देता है। तो उसको उसका पैसा मिल जाता है। जब उसको अपना पैसा मिल गया विद प्रॉफिट, तो उसने जो भी लोन लिया था वो फटाक से वो लोन फुलफिल कर दिया उसने, ठीक है, लोन डिपॉजिट कर दिया, क्लोज कर दिया। इससे क्या हुआ कि अब यहाँ पे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, किसके जरिए, लोन के जरिए। कि पैसा मिला, इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा मिला, काम हुआ, 4 पैसे लोग कमा लिए और लोन लिया, लोन भी वापस हो गया। तो ये इस सिचुएशन में क्या है, बेनिफिशियल है लोन लेना। दूसरा सिचुएशन क्या है कि इस सिचुएशन में लोन लिया, अब ये खासकर आप देखोगे कि एग्रीकल्चरल से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर में क्या है कि अब आपको मालूम है मॉनसून सही आए ना आए, ठीक है, फिर उसके बाद हो सकता है कि आपकी खेती में उतना ज्यादा यील्ड ना हो, ओके। तो अब गांव में देखोगे तो लोग ज्यादा बैंकों को प्रीफर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास उतना नॉलेज नहीं होता, वो उतना टाइम नहीं देना चाहते, बैंक का समझ भी नहीं आता उनके वो, ओके। तो पास में कोई अगर मनी लेंडर है तो उनसे वो पैसे ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपके एग्जाम्पल, बुक में एग्जाम्पल दिया होगा, कोई एक लेडी है, वो क्या करती हैं, नियर बाय मनी लेंडर से पैसा ले लेती हैं जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में देते हैं, ओके। जब पैसा उन्होंने ले लिया तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जो उनके एसेंशियल चीजें थी, जैसे कि आपके HYVC, फर्टिलाइजर्स, ओके, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें उन्होंने खरीद ली, ओके। और फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की, बट जो उस एक्टिविटी में देखा गया कि अच्छा वो आउटपुट नहीं निकला। तो अब क्या करें, जब फसल अच्छी नहीं हुई तो तब परेशान, तो लोन का भी रिपेमेंट नहीं हुआ, तो किसी तरीके से गुजारा हुआ। नेक्स्ट ईयर फिर से नया फ्रेश जब उनको जो है कि सोइंग करना था तो फिर से उन्होंने लोन किया, होप कि इस बार अच्छा हो। बट उस बार भी जो है कि एक बैलेंस वे में जो है कि बैलेंस्ड रिजल्ट हुआ, जिससे कि उनका खुद का ही खर्चा निकले या छोटे मोटे लोन जो लिए हैं उसको अदा कर पाए। तो अब क्या हुआ कि पहले वाला लोन भी चुकता नहीं हुआ, फ्रेश लोन भी है, तो एक तरीके से वो ट्रैप में फंस गई, जाल में, जिसको कहते हैं ट्रैप, ठीक है, उधार की जाल। एक उधार दिया नहीं, दूसरा ले लिया, दूसरा लिया नहीं, दूसरा दिया नहीं, तीसरा ले लिया, तो एक तरीके से उधार के जाल में फंस जाना। तो इस सिचुएशन में क्रेडिट हैज अ नेगेटिव कोनोटेशन, ठीक है, दैट इफ यू आर टेकिंग क्रेडिट देन यू शुड मेक अ पेमेंट रेगुलरली इन ऑर्डर टू अवॉइड ट्रैप। अगर उधार में फंस जाओगे तो आप क्या हो जाओगे, फिर इंसॉल्वेंट हो जाओगे, तो आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे अपना, मतलब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर अच्छे से नहीं हो पाएगी, आपके लिए क्रेडिट नेगेटिव हो गया, सर उधार चलता रहेगा। हाँ, तो इस तरीके से आप देख सकते हो क्रेडिट का दोनों बेनिफिट है, बेनिफिशियल भी है और डिजास्टरस भी है।
तो आज के डेट में अगर आप कोई इंडिविजुअल है, सोचते हैं कि अरे बैंक से हमें उधार मिल जाए, उधार लेके फिर चंपत हो जाते, निकल लेते हैं कि अरे अब देखते हैं बैंक कहाँ आती है हमें ढूंढने। तो बताओ वो आदमी सही करता है या गलत? गलत करता है। गलत, ऑब्वियसली गलत करता है। गलत किस सेंस सर में? इसीलिए इनकम देखा जाता है लोन देने से पहले, कि चुका पाएंगे नहीं चुका पाएंगे। तो आप लोगों को बता देता हूँ, 10th में हो, 10th के बाद आपका एक कार्ड बनेगा जिसको कहते हैं पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर। ओके, वो पैन कार्ड की डिटेल बैंक के पास अगर आपने दे दी और लोन ले लिया, और आपने लोन नहीं दिया, मान लो कहीं भाग भी गए, कहीं चले भी गए, हालांकि लोन आपको उतना ही देंगे जितना कि आप उसको रीपे कर सको, तो वो क्या करते हैं, उसी परमानेंट अकाउंट नंबर पे आपके क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। और उस परमानेंट, आप पैन कार्ड को क्या कर दिया है, किससे लिंक कर दिया है, आधार कार्ड से भी लिंक कर दिया है, जिससे कि आपकी बायोमेट्रिक भी है, तो आप पहचान में आ जाओगे भाई आपने। अब फिर अब वो पैन कार्ड में जब आपके चढ़ गया कि भाई दिस इज अ डिफॉल्टर पर्सन, ठीक है, ही हैज टेकन दिस अमाउंट, ठीक है, एंड बिकम्स, और कह सकते हो कि बिकम डिफॉल्टर। तो अब डिफॉल्टर जब बन गए, तो अब आप कहीं पे भी लोन जाओगे लेने, किसी भी बैंक में, कहेंगे अपना पैन कार्ड दो, और जैसे ही पैन कार्ड दिया वैसे ही पकड़े गए, भाई आप तो जो है कि डिफॉल्टर है, आपको तो लोन नहीं मिल सकता। ओके, तो इस तरीके से लोन लेके कभी भागना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप लोन टाइम पे पे करते जाओगे तो बैंक का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपको और लोन मिलते रहेंगे। तो ये चलो क्रेडिट के बारे में है, ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। तो 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आज मैं व्हाइट बोर्ड किसी कारण से नहीं चल पाया, तो नहीं लिख पाया मैं। आप इस सभी चीज़ों को क्या करोगे, सेपरेटली इसके नोट्स बनाओगे और मेल करोगे सभी बच्चे, है ना? ओके सर, जितना बताया मैंने सभी को क्लियर है? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो अब आते हैं, क्रेडिट लोन भी लेंगे हम, तो तब भी हम बच्चे से अगर सही से हमने उसको यूज कर लिया, प्रॉब्लम्स नहीं हुई। फिर से रिपीट करो, क्या कह रहे हो आप? सर जैसे कि शो मेकर सलीम के एग्जांपल में था कि उनका क्रेडिट का उसको वो हो गया बेनिफिट, तो उससे मतलब इनफॉर्मल में भी कभी कभी बेनिफिट हो सकता है और बंदे को प्रॉफिट भी हो सकता है। बैंक से लोन लिया था, हाँ, इनफॉर्मल में भी हो सकता है। अब आपने इनफॉर्मल में लोन लिया है, और किसी रिलेटिव से ले लो या किसी जान पहचान वाले से ले लो जो कि कम अमाउंट पे दे रहे हैं, तो हो सकता है, बट मोर और लेस केसेस में देखा जाता है कि नहीं होता है। इनफॉर्मल में लेने पे आदमी को तकलीफ ज़्यादा होती है, ओके, और नहीं देते हैं अगर आप लोन टाइम पे, तो उसके कंसिक्वेंसेस भी होते हैं उस तरीके के। ओके, मनी लेंडर खासकर आप देखो, तेजपाल सिंह जैसे अगर लोग हैं तो क्या करते हैं, हराश करते हैं लोगों को जिन्होंने पैसे लिए। यस सर। तो अब आते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब आपको उधार किस बेसिस पे मिलेगा। तो वन ऑफ द मेन टर्म, ठीक है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में एग्जाम के लिए आपके बोथ एनटीएससी एंड सॉरी बोर्ड, क्या है टर्म्स ऑफ क्रेडिट में, पर्टिकुलरली कोलैटरल। लिख लो कहीं पे, कौन सा क्या है टर्म, कोलैटरल। तो कोलैटरल क्या होता है, कुछ ऐसा जो कि आप दिखा के क्या करो, पैसे लो। अब सपोज आपने दिखा दिया दैट आई हैव अ गोल्ड लोन, ठीक है, आप देखते हो ना, आता है घर में पड़ा है सोना तो फिर काय का रोना सुना है? तो ये क्या होता है, गोल्ड लोन होता है। इसमें आप गोल्ड दिखाओगे, सपोज यू हैव अ गोल्ड ऑफ 1 लाख, तो आप जाओगे तो आपको क्या लगता है 1 लाख के आपके बदले आपको ये 1,20,000 देंगे? नो सर। 1 लाख देंगे? नो सर। कितना देंगे? 50,000 दे देंगे। 1 लाख से कम देंगे सर। हाँ, 1 लाख से कम देंगे, और मोस्ट प्रोबेबली इतना देंगे कि जिससे कि अगर आप ना दो तो उनका भी प्रॉफिट बना रहे। जैसे कि 50,000 दे दिया, ठीक है, बहुत है, 50,000 ले लो, 5,500 ले लो, बस, मतलब वैरी करता है हालांकि ये सारी चीजें। तो वो उतना पूरा क्यों नहीं देते? पूरा इसलिए नहीं देते कि कल को अगर आप डिफॉल्ट कर जाओ तो वो उसका रिपेमेंट करवा ले, ठीक है। तो यहाँ पे कोलैटरल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी आपका लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, कुछ भी हो सकता है। क्या है, एज अ एसेट, इसके बेसिस पे ही आपको क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है। गिरवी चढ़ाना है। हाँ, लैपटॉप के बेसिस पे मिलता है। लैपटॉप के बेसिस पे लोन लोगे? कैसा लोन लोगे भाई? मतलब सर अगर मेरे पास कोई लैपटॉप है और मैं वो दिखा के बोलूं कि मुझे लोन चाहिए, तो फिर सर मुझे मिल सकता है क्या?
क्या हाँ, तो लोगे? लैपटॉप का जितना कीमत होगा उसके हिसाब से 20-30,000 मिल जाएगा। यस सर, बिल दिखा के देखना पड़ेगा। सर ये तो नहीं हो सकता है। लैपटॉप दिखा के लोन, वो तो आप लैपटॉप दिखाओगे तो वो आपको अपना दिखा देंगे कि मेरे पास भी है, इसका क्या वैल्यू है? अगर है ना? लैपटॉप से तो ऐसा आईफोन से नहीं हो जाता। हाँ, तो इस तरीके के ठीक है, एसेट है, बट इस तरीके से नहीं। ठीक है, अब आपको कोई आसपास के जानने वाले लोग हों तो उनको जो है कि आप घड़ी भी दिखा सकते हो, मेरे पास घड़ी है 500 रुपये चाहिए, तो वो दे देंगे, अच्छा ठीक है, 1000 रुपये, 5000 की, 10,000 की घड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। लैपटॉप क्यों, आपको लोन क्यों चाहिए? नहीं सर, मैं पूछ रहा था बस ऐसे ही। अच्छा चलो ठीक है। ये कौन बच्चा है? वैभव कुछ मैसेज कर रहे हैं। लेट मी सी। वैभव कथित क्या कह रहे हो? वैभव कथित 10th B44। वैभव आप क्लास में हो? सर उसने मैसेज किया है, यस सर। सर शायद उसका माइक नहीं चलेगा। तो उसका माइक चल रहा होगा, वो टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहा है मेरी तरह। मैं भी ऐसे करता हूँ। वीडियो ऑन कर लियो। हाँ वैभव बताओ, ये आप बीच में क्या क्या लिखते जा रहे हो? ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो आपके दिया है, CRR और SLR ये सब दिया हुआ है आपके बुक में? नहीं दिया है ना? चलो, तो ये सब बैंक होता है अपने पास डिपॉजिट रखते हैं वैभव। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, बैंक को मैंडेटरी होती है RBI के थ्रू कि आप अपने यहाँ क्या रखें, डिपॉजिट रखें, ताकि कभी भी इमरजेंसी हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन है जो RBI क्या करती है, गाइड करती है, हर बैंक के पास होना चाहिए। सर अमान ने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द डिपॉजिटर्स वेंट टू विथड्रॉ देयर मनी एट द सेम टाइम? At the same time, then the depositor, the banker, ठीक है, हालांकि ऐसा कभी होगा नहीं, ठीक है, कि ऑल डिपॉजिटर एक साथ आ जाएं। अगर आ जाते हैं तो प्रॉब्लम होगी, बैंक एक साथ नहीं पेमेंट कर पाएगा। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में क्रैश। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा तब होता है जब रिसेशन वाला टाइम आ जाए, ठीक है, कि वो सभी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, सबको लगने लगे कि उनका पैसा डूब जाएगा, तो ऐसा करो पैसे निकाल लो, तब क्या हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा। बैंक कहेगा कि अरे बैंक के साथ में हाँ नहीं कर पाएंगे एक साथ। लेकिन सर ऐसा मुश्किल ही होगा। सर मार्केट ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट सेंटिमेंट्स पे भी चलता है। हाँ, मार्केट सेंटिमेंट्स पे ही चलता है। ओके, अगर आज के डेट में देखो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं मार्केट में, तो उनको क्या है, उनको ये डर है कि उनका पैसा डूब जाएगा। और गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, गवर्नमेंट कहती है नहीं डूबेगा, हम हैं, पैसा आप लगाओ, अगर डूबेगा तो हम देखेंगे। गवर्नमेंट क्या करती है, कॉन्फिडेंस जनरेट करती है। सर अगर सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो डूबेगा नहीं था? सारे लोगों के पास होना भी तो चाहिए। मतलब सर अगर 10-20 लाख लोग ने कर दिया अगर एक महीने में इन्वेस्ट, तो सर ऐसा जरूरी है कि उनका डूब भी जाएगा पैसा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। चलो ठीक है, अब हम लोग, हाँ बोलो सर। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में पढ़ा था कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन पूरे दुनिया के पास पैसा नहीं था, सर पैसा गया कहाँ? अरे सभी ने अपने पॉकेट में रख लिया। कैसे हो गए? सभी ने अपने पॉकेट में अपने पैसे रख लिए, मतलब पॉकेट मतलब सेव कर लिए, कि उनको डर लग रहा है, दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट। बैंक से अगर आके जाके आप कह रहे हो कि मेरा पैसा वापस दो, बैंक आपका पैसा दे रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप पैसे अपने फेंक दे रहे हो ले जाके बैंक, आप अपने घर पे रख रहे हो। भाई हम नहीं रखेंगे, बैंक को अपने एम्प्लॉइज को भी देना होगा कुछ सैलरी वैलरी, तो फिर वो कहाँ से देगा? इस तरीके से रिसेशन आता है, बैंक का प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि पैसा मार्केट में है नहीं, मार्केट में पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा होता है, मार्केट में पैसा नहीं होता है, क्योंकि लोगों को डर है कि पैसा उनका डूब जाएगा। दैट्स ऑल इन लेमैन टर्म। समझ में आई बात? यस सर। सभी को क्लियर है? अमान उल हक, आपने भी कुछ क्वेश्चन पूछा था, आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आते हैं, अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कोलैटरल हमने समझ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या है टर्म्स ऑफ क्रेडिट में, क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लिख लो उसको। ठीक है, एक है आपका डॉक्यूमेंटेशन। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब क्रेडिट जो उधार ले उसके टर्म्स एंड कंडीशन में क्या है। एक आपका होगा कोलैटरल, दूसरा होगा डॉक्यूमेंटेशन, तीसरा होगा टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तीसरा होगा आपका
कोलैटरल बता दिया, डॉक्यूमेंटेशन बता दिया, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तीसरा होगा इंटरेस्ट रेट, और चौथा होगा आपका मोड ऑफ रीपेमेंट। ये सब क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन होता है ना, आपको उधार देंगे बट आपको ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा, है ना, तभी आपको उधार मिल पाएगा। तो इस उधार में आपका टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आपका कोलैटरल होना चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन, जो भी और भी केवाईसी और एंड ऑल है, डॉक्यूमेंटेशन, फिर उसके बाद आपका है रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट में देंगे, बताइए चाहिए पैसा, नहीं, अच्छा ठीक है दे दो, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। फिर चौथा हो गया कि मोड ऑफ रीपेमेंट, कैसे वापस करोगे। तो दीज आर टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इसमें से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में इसमें क्वेश्चन आते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तो याद रखना चारों को उस हिसाब से। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा अभी आप लोगों से। सर थोड़ा सा रीड करवा दो। क्लियर है सभी को जितना भी बताया? सर एक डाउट है। यस सर। यस सर। सर स्कोर, हाँ, डाउट। स्कोर होता है ना, क्रेडिट स्कोर। हाँ सर वो होता क्या है? क्रेडिट स्कोर, आप अगर अच्छा पेमेंट करते रहेंगे, अपना पेमेंट रेगुलर करते रहेंगे, ठीक है, बैंक को पैसा हमेशा देते रहते हैं, तो पैन कार्ड के जरिए आपका क्रेडिट स्कोर निकालते हैं। पैन कार्ड पे हमेशा आपके जो है कि जब भी आप उधार लेंगे वो चढ़ता रहेगा कि आपने इतना उधार लिया है, इतना कब, कहाँ, कैसे उधार लिया है, कब, कैसे आपने पेमेंट किया है, तो सारा कुछ है। अगर उसमें आपने सब कुछ अपना अच्छे से बना के चल रहे हैं तो आपका एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा और आपको फ्यूचर में भी वापस ना दे तो सर वो कम भी होता है। हाँ, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो वो गिरा देंगे पैसा आपका क्रेडिट स्कोर, तब आपको पैसे मिलने में मुश्किल होगी। चलिए, अब कौन रीड करेगा? सर मैं करूँ सर? आर्यन क्या पढ़ो। The use of money spend a very large part of पढ़ते रहो। अच्छा, तुम इसी स्क्रीन से ही पढ़ रहे हो? हाँ सर। बुक कहाँ है आपकी? चलो रीड करो। आर्यन, त्याग कंटिन्यू। Very large part of our everyday life. Look around. You would easily be able to identify several transactions involving money in any single day. Can you make a list of these? In many of these transactions, goods are being bought and sold with the use of money. In some of these transactions, services are being exchanged with money. For some, there might not be any actual transfer of money taking place now, but a promise to pay money later. Have you ever wondered why transactions are made in money? The reason is इसके बाद का अंडरलाइन करो। The reason is simple. A person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. Thus, everyone prefers to receive payments in money and then exchange the money for things that they want. Take the case of shoe manufacturer. He wants to sell shoes in the market and buy wheat. The shoe manufacturer will first exchange shoes and that he has produced for money and then exchange the money for wheat. Imagine how much more difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without use of money. He would have to look for a wheat growing farmer who not only wants to sell wheat but also wants to buy the shoes in exchange. That is, both parties have to agree to sell and buy each other commodities. This is known as double coincidence of wants. Very important for your examination. Okay, underline करना। What a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. In a barter system where goods are directly exchanged without the use of money, double coincidence of want is an essential feature. In contrast, in an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminates the need for double coincidence of wants. It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy his shoe and at the same time sell him wheat. All he has to do is find a buyer for his shoes. Once he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat
or any other commodity in the market. Since money acts as an intermediate in the exchange process, it is called medium of exchange. अंडरलाइन समझ में आया Modern सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Modern forms of money. वेट आर्यन वेट, अब कौन पढ़ेगा? May I? नाम बताओ, पढ़ो. Modern forms of money. We have seen that money is something that can act as a medium of exchange in transactions. Before the introduction of coins, a variety of objects was used as a money. For example, since the very early ages, Indians used grains and cattle as money. Thereafter came the use of metallic coins, gold, silver, copper coins, a phase which continued well into the last century. Currency. Modern forms of money include currency, paper notes, and coins. Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver, and copper. And unlike grains and cattle, they are neither of everyday use. The modern currency is without any use of its own. Then why is it accepted as a medium of exchange? It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country. अंडरलाइन करो, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में. Why money is accepted as a medium of exchange? आगे. In India, the Reserve Bank of India issues currency notes on behalf of the central government. अंडरलाइन करते चलो. As per Indian law, no other individual or organization is allowed to issue currency. Moreover, the law legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transactions in India. No individual in India can legally refuse a payment made in rupees. Hence, the rupee is widely accepted as a medium of exchange. Deposit with banks. The other forms in which people hold money is as deposit with banks. At a point of time, people need only some currency for their day-to-day needs. For instance, workers who receive their salaries at the end of each month have extra cash at the beginning of the month. What do people do with this extra cash? They deposit it with the banks by opening a bank account in their name. Banks accept the deposit and also pay an amount as interest on the deposits. In this way, people's money is safe with the banks and it earns an amount as interest. People also have the provision to withdraw the money as and when they require. Since the deposits in the bank accounts can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposits. Demand deposits offer another interesting facility. It is this facility which lends it the essential characteristics of money. You would have heard of payments being made by checks instead of cash. For payment through check, the payer who has an account with the bank makes out a check for a specific amount. A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued. So we also have to read this check payments. नहीं sure. Thus we see that demand deposits share the essential features of money. The facility of checks against demand deposits makes it possible to directly settle payments without the use of cash. Since demand deposits are accepted widely as a means of payment along with currency, they constitute money in the modern economy. You must resemble the role that banks play here. But for the banks, there would be no demand deposits and no payments by checks against these deposits. The modern form of currency and deposits are closely linked to the working of the modern banking system. Wait, समझ में आया यहाँ तक सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, अब कौन रीड करेगा? May I? क्या नाम है? किसने कहा था? गर्ल चाइल्ड है. May I? हाँ, what's your name? Malti. मालती, रीड करो मालती. Okay. Loan activities of banks. Let us take the story of banks further.
What do the banks do with the deposits which they accept from the public? There is an interesting mechanism at work here. Banks keep only a small proportion of their deposits as cash with themselves. For example, banks in India these days hold about 15% of their deposits as cash. This is अंडरलाइन कर लो. kept as provision to pay the depositors who might come to withdraw the money from the bank on any given day. Since on any particular day only some of its many depositors come to withdraw cash, the bank is able to manage with this cash. Bank use the major portion of deposit to extend loans. There is a huge demand for loans for various economic activities. We shall read more about this in the following sections. Bank make use of the deposit to meet the loan requirement of people. In this way, banks mediate between those who अंडरलाइन. have surplus funds, the depositors, and those who are in need of these funds, the borrowers. Banks charge a high interest on loans than what they offer on deposit. The difference between what is charged from अंडरलाइन. borrowers and what is paid to the depositors is their main source of income. ठीक है, समझ में आया सभी को? Yes, sir. चलो, Yes, two sir. different Yes, credit sir. situation. कौन पढ़ेगा ये? Two different credit situation. Sir, me? अश्मित हो? Yes, sir. Two different credit situations. A large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form or the other. Credit, loan, refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods, or services in return for the promise of future payment. Let us see how credit works through the following two examples. First, festival season. It is festival season 2 months from now, and the shoe manufacturer Salim has received an order from a large trader in town for 3,000 pairs of shoes to be delivered in a month's time. To complete production on time, Salim has hired a few more workers for stitching and fastening work. He has to purchase the raw materials. To meet these expenses, Salim obtains loans from the two sources. First, he asks the leather supplier to supply leather now and promises to pay him later. Second, he obtained loan in cash from the large trader as advance payment for 1,000 pairs of shoes with the promise to deliver the whole order by the end of the month. At the end of the month, Salim is able to deliver the order, make the profit, and pay the money that he had borrowed. In this case, Salim obtained credit to meet the working capital needs of production. The credit helps him to meet the ongoing expenses of production, complete production on time, and thereby अंडरलाइन. increase his earnings. Credit therefore plays a vital and positive role in this situation. अंडरलाइन. Second, Swapna's problem. Swapna, a small farmer, grows groundnut on her 3 acres of land. She takes a loan from the moneylender to meet the expenses of cultivation, hoping that her harvest will help repay the loan. Midway through the season, the crop is hit by pests and the crop fails. Swapna sprays her crops with expensive pesticides. It makes little difference. She is unable to repay the moneylender and the debt grows over the year into a large amount. Next year, Swapna takes a fresh loan for cultivation. It is a normal crop this year, but the earnings are not enough to cover the old loan. She is caught in debt. She has to sell a part of the land to pay off the debt. In rural areas, the main demand for credit is to crop production. Crop production involves considerable cost on seeds, fertilizers, pesticides, water, electricity, repair of equipment, etc. अंडरलाइन. There is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmers buy these inputs and when they sell the crop. Farmers usually take crop loan at the beginning of the season and repay the loan after harvest. Repayment of the loan is crucially dependent on the income from farming. In Swapna's case, the failure of the crop made loan repayment impossible. She had to sell part of the land to repay the loan. Credit, instead of helping Swapna's improve her earnings, left her अंडरलाइन. worse. This is an example of what is commonly called debt trap. अंडरलाइन. Credit, Can be asked in your examination, what is debt trap? credit, in this case, pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful. In one situation, credit helps to increase earnings and therefore the person is better off than before. In another situation, because of the crop failure, credit pushes the person into a debt trap. To repay her loan, she has to sell a portion of her land.
she is clearly much worse off than before. Whether credit would be useful or not, therefore, depends on the risk of the situation and whether there is some support. ओके, तो अब यहाँ पे ये वाला भी पोर्शन कर लोगे आप लोग की तरह पढ़ा दें? ये तो पढ़ा दिया ना टर्म्स ऑफ क्रेडिट? Yes, sir. यस सर। सर 3 टर्म्स जो थे वो आपने पढ़ा लेंगे खुद से कर लेंगे सर। ये वाला रीड कर लेना, ठीक है? रीड करना आप सभी लोग घर पे, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना और नोट्स बना के सभी लोग भेज देंगे फॉर श्योर, है ना? यस सर। चलो, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अच्छे से करना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, ठीक है? देन वी विल कंटिन्यू। पिक्चर वाला। अच्छा, हाँ, यस, हाँ, आर्यन, यू आर सेइंग समथिंग। सर मैंने भी एक क्वेश्चन भेजा था, वो व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ दिस लेसन वाला, जीमेल पे आपको। ओके, पावर शेयरिंग। यस सर। हाँ, तो आउटकम्स ऑफ पावर शेयरिंग में ओवरऑल आप देखें तो आउटकम्स क्या हैं? दैट नथिंग लाइक आउटकम्स ओवर हियर, ठीक है? इफ यू विल लुक दैट व्हाट वी अंडरस्टूड ओवर हियर, so we understood that in a democracy we respect diversity. We should respect diversity. If we will share power, then there will be no case of riots and civil war. We will not face riots and civil war, and we can live a good life, a healthy life. Okay, and healthy life will lead to the country's development. Okay, peace and harmony. We can establish peace and harmony in our society. Okay, and we can cite here the examples we studied in this chapter. Example क्या था आपका? The case of Belgium and the case of Sri Lanka. In the case of Belgium, we saw that how power sharing led these people to live happily. How it maintained peace and harmony in Belgium. Whereas how the situation become worse in Sri Lanka. Okay, where the term like civil war came into existence, or where the civil war happened. तो इस तरीके से आप पूछ सकते हो। आर्यन। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, अश्मित, यस, आपको और किसी का कोई डाउट है? यस सर। हाँ, बोलो सर। अगर क्वेश्चन आए कि सर जैसे कि हम कुछ गेम्स में देखते हैं कि सर तो 1 सर रुपये देने से टिकट आती है और सर उससे हम गेम्स खेलते हैं कुछ और, तो सर ऐसा क्वेश्चन आएगा सर कि अगर ऐसा है कि इजंट इट द सर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर हम अपोज कर रहे हैं ऐसे नेशनल करेंसी का यूज नहीं कर रहे, तो मतलब मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया ठीक से। क्या तो वो कह रहे हैं जैसे हम गेम्स में टोकन वगैरह डालते हैं तो एक टाइप से हम गेम की जो मशीन है उसको मनी तो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर वो इलीगल नहीं होगा? वो इलीगल क्यों है? वो तो आपसे पैसे ले रहे हैं ना, आप पैसे लेकर वो मतलब रुपी सर मतलब नेशनल करेंसी इज बेसिक, पैसे लिए जाते हैं पहले, वो आपके टोकन के ही पैसे वो आपसे पैसे ले रहे हैं तभी तो आपको टोकन दे रहे हैं। यस सर। सर जो आपने बताया इसी रीजन के कारण हमारा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी वगैरह इलीगल है। हाँ, ओके सर ये जो मतलब बिटकॉइन होता है, बिटकॉइन क्या होता है? एक क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, वर्चुअल करेंसी जो कि इलीगल माना जाता है इंडिया में। आरबीआई मानता है दिस इज नॉट अ लीगल टेंडर। सर ऐसा क्यों होता है सर? बाहर में तो बिटकॉइन यूज करते हैं लोग। बिटकॉइन सोने का होता है नहीं, सोने का डिजिटल कॉइन होता है वो। चलिए ठीक है, हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे बाद में। अश्मित मानक का एक क्वेश्चन था शुरू में, क्या था वो? कौन से पेज पे अश्मित? सर 46 लाल बाल गंगाधर तिलक की पिक में 46 वेट ये सर कलेक्टिव बिलोंगिंग वाले में, कलेक्टिव बिलोंगिंग में सारे इमेजेस देख लेना आप सभी लोग। ये सर इसके 4 एंड्स में तो एक में टेंपल, मस्जिद और चर्च है सर। 4th में हमें क्या दिया हुआ है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, वो पिक में क्लियर यस सर हट्स की बनी हुई नीचे ये वाला। यस सर। यस सर। यस हट है हट
आई थिंक फार्मर से रिलेटेड है। टेम्पल शायद मस्जिद ही लिखा हुआ है। सर अरजाती या अनजाती ऐसा लग रहा है, क्योंकि सर एम तो नहीं लग रहा, वो ए लग रहा है, ARJATI या फिर ऐसा कोई वर्ड। वो सर Yes, कंफ्यूज sir. क्या चीज अब यारी करके चलो देखना होगा क्या है ये, ठीक है, आई लेट यू नो। सर ये गुरुद्वारा का यूनिफाई पिक्चर कर रहा है हूँ कि पुअर पीपल को यूनिफाई करना और वो नेशनलिज्म। हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है, आई लेट यू नो, ठीक है, ये क्या है इसको देखना होगा। अभी इसमें बुक इसमें क्लियर भी नहीं हो रहा है लिखा क्या है। ओके यस सर। राइट साइड में आरडी शर्मा भी है। आरडी शर्मा का है? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, देन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ओके ओके सर, बाय सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, टेक केयर। डॉक्टर आज क्लास बढ़िया थी सर। बाय एवरीवन।